बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी 10 में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आपका वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा होगा और क्यों नहीं अच्छा गुजरना था जी। जीत पाकिस्तान का मुकद्दर बनी और रिवायती हरीफ भारत को जी ज़बरदस्त मुँह की खाना पड़ी। बहुत ज़बरदस्त मुकाबला, बहुत ज़बरदस्त तरीके से टीम ने परफॉर्म किया और फिर जो लाहौरियों का जश्न था उसकी तो बात ही नहीं है। आगे चल के हम डिटेल में ज़रूर डिस्कस करेंगे इस जीत को, बल्कि सेलिब्रेट भी करेंगे। ऑल्दो हालात कुछ इस तरह के हैं कि सेलिब्रेशंस हम उस तरह से नहीं कर सकते, लेकिन अच्छी चीज़ों को ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए। हमें मुल्क के हालात के साथ गुजारा तो करना है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर अगेन एक चीज़ कहूँगी कि आप मदद ज़रूर कीजिए अपने सैलाब ज़दगान बहन भाइयों की। बहुत अच्छा लगता है शहर में जिस जगह से ऑलमोस्ट मैं गुजरी होती हूँ वहाँ पर ही कैंप लगाए गए हैं। जितनी बड़ी शाराएँ हैं, जितनी बड़ी मार्केटें हैं, सब में कैंप लगाए गए हैं। इमदादी सामान माशाल्लाह लोग आगे बढ़ रहे हैं, दे रहे हैं। जिसकी जितनी सकत है उसके मुताबिक सबको जो है पार्टिसिपेट करना चाहिए। मुश्किल वक्त में हम सब ने मिलकर इस मुश्किल वक्त को गुजारना है और फिर सेलिब्रेशन भी साथ साथ करनी है। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़, आज का पैगाम। रहमानुर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा फरमाया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में ये अर्ज़ की, पूछा कि मौला कौन सा बंदा तुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, अज़ीज़ है, प्यारा है? तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि वो कि जो ताकत रखने के बावजूद भी मुआफ़ कर देता है, ताकत रखने के बावजूद भी दरगुज़र करता है। यानी एक शख्स वो है कि जो ताकत तो नहीं रखता, तो वो वाज़े बात है कि वो किसी से बदला भी नहीं ले सकता, किसी को सज़ा भी नहीं दे सकता। एक शख्स वो है कि जो ताकत रखता है, फिर अगर कोई शख्स उसको कोई तकलीफ़ पहुंचाए या उसकी बात को ना माने या उसकी बात को ना सुने या उसके कहे हुए हुक्म को टाल दे, नाफरमानी करे, वो ताकत भी रखता है लेकिन इसके बावजूद वो दरगुज़र से मुआफ़ी से काम लेता है। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि मूसा, मुझे वो बंदा जो ताकत रखने के बावजूद मुआफ़ कर देता है वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, सबसे ज़्यादा अज़ीज़ है, सबसे ज़्यादा प्यारा है। तो इसलिए आप भी ताकत रखते हैं, क़ुव्वत रखते हैं और इस्तिताअत रखते हैं, तो मुआफ़ी को, दरगुज़र को इख्तियार कीजिए अपने मुलाज़मीन के साथ, अपने साथियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों बहनों के साथ, अपने माहौल में, कि आपको अगर कोई बात पसंद नहीं भी है तो फिर भी दरगुज़र कीजिए और इस्लाह की कोशिश कीजिए। ये वो रास्ता है कि जो हमें अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह के कुर्ब की तरफ लेकर जाता है। आज का पैगाम आपके साथ शेयर किया और एक बार फिर से बात होगी जी ज़बरदस्त मैच की। मोहम्मद रिजवान की जानिब से जो मुसलसल तीसरे मैच में ज़बरदस्त कारकर्दगी आई, सबके लिए हैरान कुन भी थी। और वो जो आखिरी मैच के मोमेंट थे, वो जिस तरह से सभी लोग बैठे देख रहे थे ना कि बस डू एंड डाई वाली सिचुएशन थी, कुछ हो जाएगा। समटाइम ये जो तब्दीलियाँ होती हैं ये अच्छी भी साबित हो जाती हैं। जो मोहम्मद नवाज़ को तब्दील करके उनकी पोजीशन थोड़ी सी चेंज की गई, वो ज़बरदस्त साबित हुई और उनकी कारकर्दगी भी बहुत अच्छी रही। सो मैं अकेली क्या बातें करती रहूँ जी। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं जो कि मैच की झलकियाँ इतने गौर से देख रहे थे, तो उन्होंने मैच किस तरह से एंजॉय किया होगा। शाहिद सिप्रा साहब, साई साहब को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक। शाहिद सिप्रा साहब, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। मैच देखा कल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखा है, शुरू में नहीं देखा, लेकिन 7-8 ओवर के बाद जब थोड़ी तसल्ली हुई कि नहीं मैच ठीक जा रहा है, तो उसके बाद फिर देखना शुरू किया। देखें, पाकिस्तान और भारत का जो मैच होता है ये सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया का नहीं मामला होता है, ये पूरी दुनिया में देखी जा रही है। जो क्रिकेट के शौकीन हैं, जो शायकीन क्रिकेट हैं, उनकी नज़र होती है कि पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है उसका टेम्परेचर, उसके अवाम का टेम्परेचर, और आप खुद देख लें यहाँ पर क्या था कि स्क्रीन्स लगाई जाती हैं घरों में, फिर छुट्टी का रोज हर बड़े कैफे में स्क्रीन लगाई गई थी और लोग। तो मैच शुरू में तो था कि ठीक है, जा रहे हैं, अच्छा जा रहे हैं, फिर उसके बाद अचानक से 2 विकेट्स का गिरना, उसके बाद शायद लगा के अब फिर क्योंकि इंडिया का जो प्रेशर होता है वो हमारे जो क्रिकेटर्स हैं उन पर आता है। लेकिन जिस तरह मोहम्मद रिजवान की आप बात कर रहे हैं, मुझे तो वो दिन भी याद है कि जब लास्ट जो मैचेस हुए उसमें वो बीमार था, हॉस्पिटल में था, उसके बाद उन्होंने जाके ग्राउंड में खेला और कल भी उनकी कारकर्दगी देख रहे हैं। जो मोहम्मद नवाज़ का आप जिक्र कर रही हैं, बेसिकली सेरा सारा उनके सर पे। हाँ बिल्कुल।
कि बाबर आजम का आउट हो जाना और फ़खर जमान का आउट हो जाना, ये ऐसे प्लेयर्स थे जिन पर बहुत सारी तवक्कुआत होती हैं लोगों को, जो देखने वाले लोग हैं, जो पाकिस्तानी हैं। लेकिन उनके आउट होने के बाद मोहम्मद नवाज़ और रिजवान का मैच को संभाल कर आगे तक जाना और फिर आखिरी 8 से 7 ओवर्स में जो बेहतरीन जो क्रिकेट है वो खेलना, उसके बाद क्या हुआ कि आपके सामने है कि हमारी जीत हुई है और फिर उसके बाद जो जश्न होता है वो तो मनाया ही जाता है, मनाया भी जाना चाहिए। कल हमने लाहौरियों का जो देखा वो खूब था, लेकिन मैच को साई साहब आपने कितना एंजॉय किया? ना मैं तो सारा मैच देखा है, बल्कि आज ये हुआ कि रात को लोड शेडिंग हो गई तो मैं फिर मोबाइल पे देखता ऐसे ही हमारी भी 8:15 बजे जब लाइट गई तो मुझे लग रहा था आज लाइट ही नहीं जाएगी। ये मैं शायद सिकरा साहब से पूछूंगी, कम से कम मैच के दिनों में इन स्पेशल। अच्छा, मैं आज कल बैठे ये सोच रही थी 8:15 से 9:15 जो लाइट जाती है वो नहीं जाएगी क्योंकि आज मैच लगा, लेकिन लाइट ने तो लाइट गई वो 7:15 बजे चली। लेकिन जो शौकीन हजरात थे, जो शौकीन क्रिकेट थे, अब तो आपके पास जिनको मैच देखना था, उन्होंने लाइट को एग्जेम्प्ट करवाया। अच्छा, हाँ जी, उन्होंने अपने शेड्यूल को शिफ्टिंग भी नहीं, वो हमारा ये हुआ कि 6:15 बजे बंद हुई, लेकिन 1 मिनट बाद दोबारा आ गई। मैं यही सोच रहा था कि आज मैच के लिए इन्होंने 6:15 बंद कर दिया, 7:15 भेज देंगे, लेकिन चलें। लेकिन जब मैच शुरू हुआ तो इंडिया जिस तरह खेला वो ऐसे लग रहा था कि 200 से ऊपर स्कोर जाएगा। जिस तरह रोहित शर्मा खेल रहे थे, केएल राहुल खेल रहे थे और हमारे फास्ट बॉलर्स को, चूँकि विकेट ऐसी थी कि फास्ट बॉलर्स के लिए स्पोर्टिंग नहीं थी, तो स्पिनर्स ने आगे बड़ा अच्छा किया। मोहम्मद नवाज़ ने और शादाब खान ने 2 आउट किए, तो उसके बाद थोड़ा इंडिया का जो टेम्पो था वो टूटना शुरू हुआ, तो बड़ा अच्छा हो गया। आखिर में 2 चौके लग गए फ़खर जमान की वजह से, वो भी तकरीबन 7 स्कोर एक्स्ट्रा हो गया। जब आप, मैं क्रिकेट खेलता रहा हूँ और अभी भी कभी कभी खेलता हूँ, जब आप ग्राउंड में खेल रहे होते हैं ना वो सिचुएशन बड़ी और होती है। जब हम बाहर बैठे तनकीद कर रहे होते हैं वो बड़ा और सुनहरी होता है। तो जिस तरह बाबर आजम आउट हो गए, फ़खर जमान आउट हो गए और उसके बाद आपकी जो रन रेट थी तकरीबन 10 थी और उसको लेके चलना बड़ा मुश्किल होता है। फिर रिजवान और जो मोहम्मद नवाज़ ने स्पिनर्स को खेला है, उनके चूँकि उनके स्पिनर दोनों बड़े अच्छे थे। जिस तरह उसने आउट किया बिश्नोई ने बाबर आजम को, फिर फ़खर जमान को आउट किया, वो भी स्पिनर ने किया। तो वो दोनों स्पिनर ने 2 विकेटें ली, तो फास्ट बॉलर को वहाँ पे कुट हो रही थी। तो ये देखने में आ रहा था कि बैट्समैनों के लिए प्रेशर है कि स्पिनर ही बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन बाबर आजम की बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी थी कि उन्होंने लेफ्ट हैंडर बैट्समैन को ऊपर भेजा। बिल्कुल ऐसे साई साहब, माजरत, मुझे ये सियासत वाली चीज़ें जो है साथ साथ ही चलती हैं, अपडेट आपको रखना पड़ता है जी। और मैच से मुतालिक हमने बात की, ऑल दो एक बड़ा मुकाबला था और शायकीन क्रिकेट का इंतज़ार ख़त्म हो गया। जिस तरह से लोग जो है वो इस बड़े मुकाबले के लिए, बड़े टाकरे के लिए स्पेशल दुआएं मैं तो लोगों को देख रही थी कर रहे थे, सो कौम की दुआएं रंग ले आई और ये कामयाबी का सेहरा जो है पाकिस्तानियों के सर सजा। अच्छा जी, हम आगे भी जो है वो बहुत सारी दुआएं और गुड लक कहना चाहेंगे टीम को, इसी तरह से ज़बरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा हमारी टीम करती रहे। अभी शामिल कर लेते हैं जी हमारी टॉप स्टोरीज। पहली खबर, सिविल एविएशन अथॉरिटी का लाहौर एयरपोर्ट की बिल्डिंग की तोसी का फैसला। शहर में बिजली की लोड शेडिंग जूं की तूं। मुस्लिम लीग नून ने सैलाब से मुतासिरा एक गांव को आबाद करने का ऐलान कर दिया। और हमेशा की तरह मसला वही है जी, सरकारी निर्खनामे पर अमल कौन करवाए। सो ये थी जी हमारी खबरें, इनकी डिटेल की तरफ आएंगे। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद इस पे डिस्कशन करेंगे हमारे साथ ही रहेगा। वेलकम बैक। खबर हमारे पास क्या है जी, सिविल एविएशन अथॉरिटी का लाहौर एयरपोर्ट की बिल्डिंग की तोसी का फैसला कितना ज़रूरी है। टर्मिनल का नया डिज़ाइन जो है वो तैयार किया जा रहा है। हम ऑलरेडी देखते हैं कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसी खबर हमारे रिपोर्टर शेयर करते रहते हैं जिससे हमें पता चलता है कि जी बड़ा एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल लेवल का एयरपोर्ट है, वहाँ पर मसाइल कितने हैं। सो शायद से साहब क्या कहना चाहेंगे? देखें, ये बड़ा अहम और बड़ा ज़रूरी प्रोजेक्ट है कि आप अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, जहाँ पे बैनुल-अक़वामी आपकी परवाज़ें भी आ रही हैं, उसके बाद कौमी परवाज़ें भी आ रही हैं। आपने भी ट्रैवल किया, रात में अगर 2-3 फ़्लाइट्स इकट्ठी लैंड हो जाएँ
या उनका डिपार्चर आ जाए, तो एयरपोर्ट के जो हालात होते हैं आपके इमिग्रेशन ज़्यादा तो क्योंकि धुंध के मौसम में ही होता है ना कि आपकी फ्लाइट्स डिले हो जाती हैं, उस टाइम तो संभालना मुश्किल हो जाता है, बुरा हालात हो जाते हैं। चलें वो तो 1-2-3 महीने है, उसमें आपका वो गुजर जाता है विंटर, लेकिन आप रूटीन में भी अगर 2 या 3 फ्लाइट्स इकट्ठे में अगर लैंड हो जाएं तो उसके बाद जो पैसेंजर्स की तादाद है आपके एविएशन पे देख लें तो क्या हालात हो जाते हैं। उसके बाद इमिग्रेशन जो है आपके काउंटर्स वो सारे फिल हो जाते हैं, लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं, और अगर फ़्लाइट पहले ही डिले और उसके बाद आपको फिर घंटा डेढ़ आके लाइन में लगना पड़े तो ये बड़ी मुश्किल होती है। बिल्कुल ऐसे में इसी तरह जो उनके दीगर जो टर्मिनल्स हैं उनके मामले उनको बेहतर तरीके से बनाया जा रहा है। इससे क्या होगा कि हमारा एक तो इंटरनेशनल जो एविएशन अथॉरिटीज़ हैं और वो जो देखती हैं, आपने जिस तरह खुद जिक्र किया है कि अगर थोड़ी धुंध पड़ जाए तो उसके बाद लैंडिंग जो है या टेक ऑफ बड़ा मुश्किल हो जाता है, बल्कि रोक ही दिया जाता है, कई कई घंटे तक एयरपोर्ट जो है बंद रहता है। तो मेरे ख्याल में इस प्रोजेक्ट को कब पहले हो जाना चाहिए था। ये पहले भी एक दफ़ा आई थी कि इसकी तोसी करने लगे हैं और इसकी एक्सटेंशन करने लगे हैं, लेकिन उसके बाद खामोशी हो गई। अब आया है कि इसकी बिड करने जा रहे हैं, ओपन टेंडर होगा और उसके बाद इसमें हो सकता है इंटरनेशनल जो आपकी कंपनीज हैं वो इसमें हिस्सा लें, क्योंकि ये बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो वही आती हैं वही काम करती हैं। हाँ, मेरे ख्याल में होना भी उन्हीं की से चाहिए। अच्छा, मैं अपने नाज़रीन को बता दूं जी, एप्रन एरिया लिखा हुआ है, इसमें जदीद सिटिंग रूम बनाया जाएगा, सिटिंग एरिया सॉरी, और वॉशरूम, वेटिंग रूम समेत मुसाफिरों की सहूलत के इसमें प्रोजेक्ट शामिल हैं। सो अगर ये तमाम सहूलियात वहाँ पर मुसाफिरों को मिल जाती हैं, फ़्लाइट्स डिले होना तो यहाँ पर मामूल है। सो अगर वहाँ पर बैठने की जगह नहीं होती है, वॉशरूम साफ़ नहीं है, सो लोगों को वहाँ पर मुश्किलात थी, ये तमाम चीज़ें अगर प्रोवाइड कर दीजिए साहिब साहब, मसला काफ़ी हद तक हल हो जाएगा। बिल्कुल है ना, ये हमारा मुल्क का तीसरा बड़ा एयरपोर्ट है और आपको पता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़्लाइट्स आती और जाती हैं, जो मेरा ख्याल है तकरीबन 40 से 50 इंटरनेशनल और नेशनल फ़्लाइट्स जो हैं डेली यहाँ पे लैंड करती हैं। और यहाँ पे तो इतनी बड़ी तादाद में लोग आते हैं और सी ऑफ करने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। तो जो मेरी बात हुई है अपने रिपोर्टर से भी वही बता रहे थे कि चूँकि यहाँ पे जो डबल डेकर अब फ़्लाइट्स आती हैं, जो बड़े जहाज़ आ रहे हैं वो यहाँ पे लैंड तो कर सकते हैं, यहाँ पे उनका जो टर्मिनल ब्रिज है वो नहीं लग सकता, जिसकी वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और जो जितनी बड़ी फ़्लाइट्स आती हैं वो सारी या इस्लामाबाद लैंड करती हैं या कराची लैंड करती हैं। तो इसके लिए बिल्डिंग की तोसी बहुत ज़रूरी है, वरना वो बड़ी फ़्लाइट जो हैं वो यहाँ पे लैंड नहीं कर रही, तो शहरियों को जो लाहौरी हैं उनको भी वहाँ पे इस्लामाबाद में या कराची में लैंड करना पड़ता है। दूसरी बात ये वो बता रहे थे कि जो हमारा एयरपोर्ट है वहाँ पे वाशरूम्स की सिचुएशंस आपने देखी हैं, काउंटर जो है वो कह रहे थे कि 18 हैं टोटल, तो जब ये एक्सटेंशन होगी तो वो डबल हो जाएंगे और हर मुल्क के लिए वो डेजिग्नेटेड जैसे होता है कि सऊदी अरब के लिए इतने हो गए, यूरोप के लिए इतने, अमेरिका के लिए इतने, तो इससे कह रहे थे कि बड़ा सहूलियात का इजाफा हो जाएगा, जो पैसेंजर्स हैं उनको बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। फिर लोग जो लेने आते हैं, जो छोड़ने आते हैं, उनके लिए वहाँ पे वेटिंग एरिया में बैठने की जगह नहीं होती, वाशरूम्स की हालत तो आपने देखी हुई है। और एयरपोर्ट पे आपको पता है तमाम जो आपके फॉरनर्स हैं उन्होंने आना जाना होता है, तो वो मेरा ख्याल है सबसे पहला इंप्रेशन ही आपका एयरपोर्ट पर जाना चाहिए। और जो वाशरूम की सिचुएशन है, मैं तो 2 दफ़ा देखी है, बहुत बुरी है। मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी दरबार के वाशरूम पे गए। और मैं तो सोच रहा था जब मैं पहली दफ़ा गया तो मेरे जहन में था कि वाशरूम बड़े साफ़ सुथरे होंगे, वहाँ पे टिश्यू पड़े होंगे, साबुन सोप ये वो, तो कुछ भी नहीं था, दरवाज़ा इवन टूटे हुए थे। साहिब साहब थोड़ा सा मैं यहाँ पे लोगों के रवैये पे डिस्कस करूँ कि लोगों की तरफ से भी जो है ना कॉपरेट, अब मैं सही कह रही हूँ ना, उस तरह से लोग भी नहीं करते हैं। अब आप टिश्यूज़ की बात कर रहे हैं, सोप लोग उठा के ले जाते हैं, शायद सिप्रा साहब ऑनेस्टली स्पीकिंग ऐसा होता है हमारे यहाँ, लोगों के ये रवैये हैं। थोड़ा सा आप लोगों को भी इस चीज़ का ख्याल रखना है। ये जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं यहाँ पर आप जितनी मर्जी सफाई यकीनी बना लें, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहती है। सो वो किस वजह से रहती है कि कुछ लोग ही जो है वो कॉपरेट नहीं करते हैं। इन जगह को साफ रखना हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। अब लोग खा रहे हैं, कुछ रैपर वहीं पर फेंक के चले गए, ये छोटी छोटी चीज़ें तो हमारे अपने रवैये हैं। देखें, वो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वो तो जिम्मेदारी शहरियों की है, जो मुसाफिर हजरात वहाँ से जा रहे हैं। अब तो मेरे ख्याल में जो पब्लिक या उनको छोड़ने के लिए लोग आते हैं अजीज और कारे, उसमें उन्होंने कम किया हुआ है। उसके बाद पार्किंग थोड़ी इस तरह दूर बना दी है कि नहीं, अब मेरा ख्याल है 2-4 दिन पहले मैं खबर पढ़ रहा था, इजाज़त मिल गई है। और जो बस आती है ना छोड़ने आपको कि आप दुबई जा रहे हैं या वो अब आया करेगी, मेरा ख्याल है। वो मैं खबर पढ़ रहा था। अच्छी बात है, अगर वो आने की इजाज़त दें तो वो ठीक है, लेकिन ये तो चले बाहर की सतह पर आप देख सकते हैं कि आम लोग हैं, लेकिन जब आप अंदर जाएँ, आप अंदर वेटिंग एरिया में बैठे हैं, आपकी फ़्लाइट लेट हो गई या उसके बाद भी टाइम है, तो अंदर के जो वॉशरूम्स है वो साहिब साहब ने जिस तरह जिक्र किया वो भी यही हालात हैं। इसलिए ये देखें मेगा प्रोजेक्ट, अब मुझे नहीं समझ आ रही कि इसकी अब एक्सटेंशन किस तरह होनी है। करने का तो कर रहे हैं कि आपने लेफ़्ट पे जाना है, राइट पे आपकी आबादी है, लेफ़्ट पे आपका भट्टा चौक है,
सामने आपकी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं और जाना सामने जो है आप वो आर्मी का जो पार्क है वो है। मुझे बताएं एक्सटेंशन कहाँ पे होगी, या फिर हज टर्मिनल को इसके साथ मिलाकर फिर एक्सटेंशन कर लें। मुझे तो जगह की नहीं समझ आ रही कि जगह कौन सी है जिस पर ये एक्सटेंशन करने जा रहे हैं। देखें रनवे तो रहने ही रहने हैं, वो तो आपको रखने ही रखने हैं, उसके लिए तो अच्छे। तो बिल्डिंग की एक्सटेंशन कहाँ पे करनी है, ये एक बड़ा एक मेरे ख्याल में क्वेश्चन होगा। लेकिन शायद जब डिज़ाइन उन्होंने बनाया है कि इसके हम एक्सटेंशन करने जा रहे हैं तो कोई अराजी भी उन्होंने की होगी कि कहाँ पे बनाना है। अब बात यह है कि इस प्रोजेक्ट को शुरू किया जाए, एज सुन एज पॉसिबल शुरू होना चाहिए और इसको पाया तकमील तक पहुंचना चाहिए। हमारे यहाँ क्या होता है कि विफाक के अंडर चूंकि ये आते हैं, विफाकी गवर्नमेंट्स कभी आ रही हैं कभी जा रही हैं, और जो गैर सियासी हमारे मामलात और अदम इस्तेहकाम है उसकी वजह से इस तरह के मामलात अक्सर लटक जाते हैं। तो अब देखें बिड उन्होंने कॉल किया, उसके बाद उसमें जो कंपनीज आती हैं, क्योंकि मैंने एयरपोर्ट पे जब तोसी काम हो रहा था तो खुद हमारी इत्तेफाक हुआ वहाँ पे 2-3 दफ़ा जाने का, तो जितनी लंबी कतारों में लगना पड़ता है, ये काम अगर डिले हो जाए तो यकीन माने शायद सिपरा साहब बड़ा मुश्किल मेरा ख्याल है ना, पार्किंग बना ली उसके बावजूद आपका वो एंट्रेंस अभी ठीक नहीं है। हम रिसेंटली गए थे, जब हम गए थे तो हमारी फ्लाइट के लिए मेरा ख्याल है स्पेशल काउंटर लगे हुए थे, इसके बावजूद हमारी फ्लाइट 1 घंटा लेट हो गई थी। अंदाजा ये देखें कि कभी सिस्टम बैठ गया, कभी बंदा नहीं है। रात के औकात में जो आपका एयरपोर्ट है ना, वहाँ पे दिन और रात क्या आपकी फ़्लाइट्स आ रही हैं जा रही हैं, आपका अमला मौजूद होना चाहिए, आपका सिस्टम इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि उसका अगर एक जगह पर ख़राबी आती है तो उसका अल्टरनेट आपके पास मौजूद होना चाहिए। हम इस तरह वेट कर रहे थे, सिपरा साहब को पूछें कि 2 से 3 घंटे हम लाइन में लगे रहे हैं, और जो कि बुजुर्ग आ जाता था फिर शर्मिंदगी हो रही होती थी, फिर बंदे का दिल भी नहीं करता कि 2 घंटों से मैं लाइन में खड़ा हूँ, फिर कोई एक बंदा पीछे से है तो उसको कहीं आगे लग जाए। तो इतने प्रोटोकॉल के बावजूद, सारे चीज़ों के बावजूद अगर ये सिचुएशन है तो आम आदमी का क्या होता होगा? आम आदमी का क्या होगा? एग्जैक्टली हम यही सोचते हैं कि जी आम आदमी का इसमें कोई परेशानी हाल नहीं है, उसके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। खैर अच्छा ये एक इनिशिएटिव है, लेकिन इस पर जल्दी अमल होना चाहिए। इस काम को जितना डिले किया जाए वो शायद सिपरा साहब वाली बात कि हुकूमतों के अंडर जब ये चीज़ें आती है फलाने करना है फलाने में करना है तो वो लेट होती जाती हैं। खैर ये जहाँ पर आपकी पब्लिक सर्विस वाली चीज़ें हैं ना, इनको तो फौरी तौर पर जो है मुकम्मल करना चाहिए। अगली खबर हमारे पास क्या है जी, लेस्को को 300 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना है। शहर में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। भारी भरकम बिल, दूसरी तरफ लोड शेडिंग का जिन जो है वो काबू नहीं होने पे आ रहा। और आज एक और चीज़ मैंने शायद सिपरा साहब से पूछनी है कि क्या हमारी जान छूट जाएगी? आगे मौसम तब्दील हो रहा है, ये लोड शेडिंग और इतने भारी बिलों से, ताकि लोगों को कोई तो उम्मीद की किरण नजर आए। जी शायद सिपरा साहब ये बता दें, 12 बजे आप यही खबर दे रहे हैं, ये रोजाना इसकी 12 की यही खबर है ना कि लोड शेडिंग हो गई, इतना लोड ज़्यादा हो गया, इतना लोड कम हो गया, आज लोड शेडिंग वो गैर अलानिया हो गई या बलानिया हो गई। सिपरा साहब ये करा साहब ये कब जान छूटेगी? बिल तो लानिया तो छोड़ ही दे। कल मैं सोशल मीडिया पे कहते हैं कि मेरी बीट जो है वो खत्म हो जाए। सोशल मीडिया पे मैं क्लिप देख रहा था, वो बंदा झोंपड़ी में खड़ा ऐसे में ये चाहते हैं कि शॉर्टफॉल खत्म सोशल मीडिया पे क्लिप देख रहा था, एक झोंपड़ी वाला बिल लेके खड़ा था, कहता है मुझे 10,000 बिल है, तो मेरे यूनिट पता नहीं कोई 30, 35 या 50 जले होंगे। सिपरा साहब कुछ खुदा का कहो, मतलब आज मैंने आते हुए फिर लोगों का इतना रश देखा। आप कह रहे हैं आपने बीट करनी है ना, मसाइल ना लोगों के लिए खुशखबरियां दे दें, बीट जरूर करें। देखिए मैं आपको बताता हूँ, 2-3 वजूहात हैं। एक तो महंगे दामों बिजली की जनरेशन होनी है, हमारे पास सस्ती बिजली का कोई ज़राए नहीं है, और 2030 तक मतलब आइंदा 8 साल तक भी सोच रहे हैं कि कोई सस्ती बिजली हमारे सिस्टम में नहीं है। ये जो डैम्स अभी बन रहे हैं ये 2030 तक जो है वो शायद आ जाए सिस्टम में, उस वक्त मुमकिन है। दूसरी बात रही कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो है ये क्यों होती है जब हम महंगे दामों बिजली। मैंने पहले भी कहा था कि लोड शेडिंग इसका हल है कि भारी भरकम बिलों से बचा जाए, अदरवाइज़ कोई हल नहीं है। उसकी क्या वजह है कि महंगे दामों जब गवर्नमेंट बिजली बनाएगी तो आपको महंगे दामों ही फ़रोख्त की जाएगी। अब क्या है कि यहाँ रोना रोया जा रहा है फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का, इशू कुछ और है। विफाकी हुकूमत ने 7 रुपये 90 पैसे आपका बेस टैरिफ चेंज किया है, और वो 3 रुपये 50 पैसे के हिसाब से 2 महीने लगाया, और इस महीने आपका 7 रुपये 90 पैसे फी यूनिट के हिसाब से वो पूरा रेट लगना है। ठीक है, उसके बाद फ्यूल प्राइस वो एक साइड पे रखें, उसको हुकूमत खरीदेगी और उसके पैसे हम देंगे, वो देगा। फ्यूल प्राइस एक साइड पे रख दें। जो आपका बेस टैरिफ जब तब्दील होता है तो वो चाहे 2 यूनिट इस्तेमाल करे चाहे 2000 यूनिट इस्तेमाल करे, उसने इफेक्ट होना ही होना है। अब आने वाला जो कल है, जो अभी इस महीने जो बिलिंग अभी शुरू हुई है 12-13 तारीख से होनी है अभी, वो अब 7 रुपये 90 पैसे आपका बेस टैरिफ तब्दील होने पे होनी है।
उसके बाद 4 रुपये 34 पैसे फी यूनिट के हिसाब से फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जुलाई की उस पर इम्प्लीमेंट होनी है। उसके साथ आपके 17% जो है वो टैक्सी GST है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है, टीवी फीस की बात सुनी, PTV की बात सुन रहे हैं कि 35 से 50 करने जा रहे हैं, तजवीज़ है। अच्छा, ये सारी चीज़ें मिलाते हुआ क्या, जो साई साहब बात कर रहे हैं कि मेरा 90 या 80 यूनिट है, मेरा बिल 6000 है। अब क्या है, उसने अगस्त में या जुलाई में तो कम बिजली इस्तेमाल की, लेकिन जो जून की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट 9 रुपये 89 पैसे लगी, वो उस जब जून के यूनिट 100 भी उसका है तो 9 रुपये 90 पैसे के हिसाब से उसका 1000 बन गया, बल्कि टैक्सेस मिला के वो 1100-1200 का बन गया। मुझे बताएं कि जो गरीब आदमी सोच रहा है कि मेरा जून के झटके अब मिल रहे हैं। हाँ, अच्छा, अब जून में आपने देखा ना, फिर आप कहते हैं लोड शेडिंग होती है। एक तरफ आप कहें कि नहीं, हमें बिलातुल बिजली मिलनी चाहिए, AC भी चलते रहने चाहिए, झोंपड़ी वाले और उसके बाद अच्छा मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मेरे आपकी बात कर रहा हूँ। आप सुने ना साहिब साहब, सुने ना। आप कहते हैं कि लोड शेडिंग भी ना हो, हमें मुसलसल बिजली भी मिले, और उसके बाद जो हुकूमत महंगे दामों आपको बिजली बनाकर दे और साथ में ऐलान करे कि लोड शेडिंग नहीं होगी, इंतहाई कम होगी, तो फिर यूनिट्स ड्रॉप होंगे, उसका पैसे आपसे उन्होंने वसूल करने ही है। जाहिर है, देखो ना, मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मैं जनरेशन कर रहा हूँ, मेरा पावर हाउस है, मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि मैंने फर्नेस पे या LNG पे आपको बिजली बनाकर देनी है, तो मैंने तो पैसे लेने हैं। तो गवर्नमेंट का खुद तो देगी नहीं, वो तो खुद आगे जा रही है पैसे लेने के लिए। तो ये मामला है। इसलिए मेरे ख्याल में, मैं अब नाम तो नहीं उनका लेता, एक सीनियर ऑफिसर ने मुझे 14 अगस्त पे कहा था, उन्होंने कहा था कि अगस्त की बिलिंग होगी तो लोगों को लग पता जाएगा कि बिजली का इस्तेमाल किस तरह किया जाता है, और वो लोगों को पता चला भी और अब मैं उनकी बात को फिर दोहरा रहा हूँ कि सितंबर में उससे भी ज़्यादा बिल्स आपके आएंगे। उसकी क्या वजह है, उसकी सही सा वजह सुने। आपने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट चार्ज की 200-300 यूनिट तक ख़त्म कर दी, ठीक है, वो माइनस हो जाएगा। बाज़ ऐसे बिल्स हैं जो कंज्यूमर की बड़ी तादाद पहुंच गई, उन्होंने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट या बिलों की किस्त करके दे दी ताकि मॉब ना बने, एहतजाज ना हो। वो किस्त आएगी 7 रुपये 90 पैसे बेस टैरिफ चेंज हो गया, 4 रुपये 34 पैसे जुलाई की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट ऐड होगी, और जिसने किस्त करवाई उसको मुकर्रर तारीख के बाद जो सरचार्जेज हैं, LPS जिसको बोलते हैं कि मुकर्रर तारीख के बाद आपका जो जुर्म, वो भी ऐड होगा। मुझे बताएं, 4 फैक्टर है। नहीं, मैंने आपको बताना है कि ताकि आपका बिल आए। अब बात है कि लोड शेडिंग, आप कहें कि लोड शेडिंग भी ना हो और बिल भी कम है, सिपरा साहब का कहना है ना, सिपरा साहब का कहना है, आप भी फोन करें, मैं समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे आपको लग रहा है कि आप साइड ले, मुझे लगता है कि सिपरा साहब अभी हमें दबे लफ्जों में कह रहे हैं कि घर की बिजली बंद कर दें, हाथ वाला पंखा ले ले। आप भी मैं तो ये कहता हूँ कि एहतियात से इस्तेमाल करें। एहतियात से क्या करेंगे, इससे क्या, सर्दियों में तो एहतियात से बिजली, साई साहब अगर आप सर्दियों में अगर मेरी बात सुने, मुझे उसकी, साई साहब अगर सब्जी और फल फ्रूट पे अगर आप एतदाल पे आ गए हैं कि वो महंगे हुए हैं, तो मेरे ख्याल में बिजली पे भी आपको एतदाल पे आ जाए। आज फिर आप फिर ये कहेंगे क्या हो रहा है, अभी 1 महीने बाद गैस की लोड शेडिंग बढ़ेगी। माशाल्लाह, गैस नहीं होनी आपके पास सर्दियों में, अभी भी नहीं है, अभी भी नहीं है ना, सर्दियों में तो नहीं होनी। अच्छा, मैं आपको तो फिर आप साई साहब कहते हैं कि मैं लोड शेडिंग के शॉर्ट फॉल पे दूं स्टोरी, फिर अगले 3 महीने में गैस की लोड शेडिंग पे स्टोरी दूंगा। देखिए, मुझे पब्लिक की तर्जुमानी करनी है, मैंने पब्लिक के मसाइल मैंने डिस्कस करने हैं। साई साहब अगर साई साहब अफोर्ड कर सकते हैं, LPG चलाएं, बिजली पे अपना चूल्हा चलाएं, साई साहब चला सकते हैं। मैंने गरीब आदमी की बात करनी है जिसने 1000-1200 रुपए मजदूरी करके उजरत कमा के बच्चों को पालना, मैंने उसकी बात करनी है। उसके घर में सस्ती गैस नहीं आएगी, सस्ती बिजली नहीं आएगी, तो किस तरह गुजारेगा? साहब, एक चीज से आप भी एग्री करेंगे, हम सिर्फ बात करें गरीब की, करें आम आदमी की, ये जो हालात है ना, यकीन माने दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं, बहुत खराब हो रही है। मैं कहती हूँ सफेद पोश लोग क्या, अच्छे खासे लोग भी ये चीजें अब अफोर्ड नहीं कर पा रहे। गैस की बात बताने लगा था, सुबह मेरी मिसेज कहती हैं कि इधर किचन में है, मैं क्या खैर है, मैंने कहा कि मैंने गैस का खोला, देखे कितनी अला गैस आ रही है, आज इस पे खाना बनेगा। सिलेंडर जो है हमारे घर में बड़ी खुशी की बात थी कि गैस बगैर किसी वजह के आ रही है और हमें सिलेंडर इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। सिपरा साहब, पूरी गर्मियाँ हमारे घर में गैस आज पहले दिन आई है बगैर किसी हिलो हुज्जत से, नहीं तो हम अंदाजा करें। अब साई साहब, अगर अभी आप ये हालात बता रहे हैं तो आगे सर्दियों में पिछले 12 साल से 18 घंटे तो वो खुद SNGPL खुद कहती है कि 18 घंटे तो हम लोग इस वक्त लोड बंद कर रहे हैं, और ये इस मौसम में, ये सर्दियों के लिए बचत की जा रही है। नहीं, सर्दियों के लिए क्या, सर्दियां तो आपकी LNG इंपोर्ट होगी जो कि नहीं हो रही, नहीं होगी, ठीक है। LNG इंपोर्ट होती है, अगर आती है, महंगे दामों इंजेक्ट किया जाता है सिस्टम में, तो फिर है कि वो चलेगी।
वजह क्या होती है? कहाँ से महंगे दाम होगी, पैसे होंगे तो होगी ना। नहीं ये ना गवर्नमेंट के पास पैसा होगा तो वो देकर मंगवा लेंगे ना। इस वक्त टेंडर भी कर दें तो नहीं आने, वो ये तो इंटरनेशनल टेंडर होना है, ये कहाँ 1-2 महीने में आ जाना है। आपने तो ये है, देखें जो रियलिटीज़ हैं उस पर हमें जाना चाहिए। गवर्नमेंट जितना मर्जी कर ले, लेकिन ये गैस बिजली और ये मामलात हमारे साथ ये अब रहने ही रहने हैं, क्योंकि शराइत जो IMF की हैं वो इस कदर कड़ी हैं कि इससे हम लोग निकल नहीं पाएंगे। और इसका क्या मतलब है कि मेरी बीट चलती रहेगी, मुझे कोई परेशानी नहीं। ये तो जी वैसे ही हम लाइटर मूड पे बात कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली आप लोगों को तैयार रहना है। सर्दियों में ना बिजली उस तरह से आएगी ना गैस आएगी, ये जाहिर है। अगर मसला सिपरा साहब कोई नहीं, क्राइम भी कम नहीं हो रहा, क्राइम भी बढ़ रहा है, हमें भी कोई टेंशन नहीं। हमारी आप देखें ना, ब्रेक का कही जा रही है, ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे हमारे साथ। वेलकम बैक। और अब जो मैं खबर डिस्कस करने वाली हूँ, शाहिद सिपरा साहब हमेशा कहते हैं कि जी ये आपने मंडे को खबर रखी होती है। सो ये अवाम का मसला है और अब तो ये मसला संगीन हो गया है। ऑल्दो प्याज की कीमत नीचे आ गई है, मुझे अब जगह जगह पे प्याज की कीमत जो लिखी हुई नजर आ रही है वो कम है, बावजूद इसके कुछ लोग कह रहे हैं अभी भी प्याज महंगा है। नरखनामे पर अमल दरामद, जो असल मसला है ना वो ये है कि अमल दरामद नहीं हो पा रहा। अफगानिस्तान से प्याज और टमाटर आने के बावजूद कीमतों में कमी ना आ सकी। अब ये जो कमी नहीं आई ना, ये हम किस प्याज, किस टमाटर, किस सब्जी की बात कर रहे हैं जो अच्छी क्वालिटी की हैं? शायद सिपरा साहब देखें, वो जो आवाम कह रही है ना कि अभी भी रेट कम नहीं हो, ठीक कह रहे हैं। उसकी क्या वजह है कि 70-80 रुपए किलो के हिसाब से जो प्याज फरोख्त हो रहा था, इस वजह 150 या 160 रुपए में फरोख्त हो रहा है। गो के 350 या 300 से वो नीचे आ गया। उसकी क्या है कि इम्पोर्ट हमने करना शुरू की और उसके बाद हुआ। टमाटर अभी भी 300 रुपए है, ऐसे ही है। ये भी 80-90 रुपए 100 रुपए पे फरोख्त हो रहा था, ये भी अभी भी इसकी कीमत ज़्यादा है। हमारे यहाँ ये अलमिया है कि जो आपके ज़ख़ीरा अंदोज़ लोग हैं, जो आपकी मंडी है सब्ज़ी मंडी, वहाँ पे जो सियासी बुनियादों पे चीज़ें चलती हैं, जो इसकी ख़रीदो फरोख्त होती है, वहाँ से जो रेट निकलेगा आप सरकारी निर्खनामे जितने मर्जी जारी कर लें वो नहीं होना। देखें मैं एक मिसाल देता हूँ, भी नहीं कर सकता। नहीं, क्यों नहीं कंट्रोल कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? आपको रेडी बांध फुटपाथ पे तो नजर आ जाता है, आप उसकी रेडी को उल्टा कर ले जाते हैं, सामान उठाकर ले जाते हैं। आप कभी जाए ना सब्जी मंडी, तो वहां पे जब बोली लग रही होती है, आपके असिस्टेंट कमिश्नर या आपके जो मजिस्ट्रेट्स हैं वहां जाके बोली सुने ना वो क्या बोली लगा रहे हैं। मुझे बताएं कि जो सब्जी फरोश है, जिसने आके मोहल्ले में या गली में दुकान में आकर अपनी सब्जी फरोख्त करनी है, वो महंगे दामों लाकर आपको सस्ते दामों किस तरह फरोख्त करेगा? यही हुकूमत का मामला है कि महंगे दामों बिजली बनाकर सस्ते दामों आपको किस तरह फरोख्त कर सकती है। बात करने का मकसद ये है कि एक चीज महंगी है, राजी करके जाना है, मैंने आपका ज़हन बनाना है, मैंने आपका ज़हन बनाना है कि महंगाई है, आपको इत्तेदाल पसंदी की तरफ जाना है। सोशल मीडिया पे लोगों की बातें सुनने के लिए तैयार हो, मैं तैयार हूँ। देखें, हमें अब कौम बनना है, उसकी तरफ से कौम का मतलब ये घर में इंडिया ना बने, हंडिया बनाए, आप हंडिया बनाए। कौम क्या सिर्फ मसाइल को समझे और अपने गले घूंटे, ये आप चाह रहे हैं? नहीं, ठीक है, हम बना रहे हैं, बिजली आप चलाते जाएं, फिर बिल भी दें। कौमें बिल तो दे रहे हैं, पहले ही लंबी लाइनों में लग के कहां दे रहे हैं? पिछले महीने 96% हो रही है। क्या करें जब इतने आप फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट फलां टैक्स डाल देंगे, कैसे हम प्याज पे आते हैं? ये बड़ा जरूरी है। हंडिया की बात हो रही है, गैस शुक्र है किसी के घर में आज आ गई, अब हंडिया पे बात करते हैं। अब प्याज, टमाटर, हरी मिर्च आज भी आपकी 600-700 रुपए किलो है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, धनिया 800 रुपए किलो है। तो भाभी को पसंद होगा, इसको बड़ा याद है। देखो मैं खरीदता हूँ ना, मुझे पता है, जब मैंने पैसे निकलवाए हैं ATM से और उसके बाद खरीदारी करता हूँ लग पता जाता है। सही साहब तो क्या बात है, एक दिन गाँव चले गए, बड़े भाई ने दे दिया, छोटे ने दे दिया, मैं अकेला हूँ यहाँ पे, इसलिए कह रहा हूँ। इन चीज़ों का कंट्रोल करना किसका काम है? आपकी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का काम है, आपकी ज़िले इंतजामिया का काम है। वो इन पे चेक एंड बैलेंस रखे और जो आपका रूट है, अगर जड़ से चीज़ को पकड़ेंगे तो कंट्रोल होगा। वहाँ कोई नहीं जाता। आपने सोलत बाजार भी लगा कर देख लिए, आपने इतवार बाजार भी लगा कर देख लिए, कुछ भी नहीं हुआ। वो क्या करे, वो वहाँ पे भी तो रेट्स इसी तरह सब्जी मंडी से लेके आनी है ना चीजें, सब्सिडाइज नहीं। आप फिर कह रहे हैं कि किसान महंगे दामों बेच रहा है। किसान का महंगे दामों पे सिपरा साहब ने बात बिल्कुल ठीक की है। अब जरूरत आपके प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मुतहरिक करने की है। DC साहब जब कैप्टन उस्मान थे, मैं बार बार तारीफ करती हूँ, बोली के टाइम पर सिर्फ सब्जी मंडी मैं यही तो आपको कह रहा हूँ कि जब जो बोली का टाइम होता है, जब सुबह वहाँ से लोग खरीदने के लिए जाते हैं, वहाँ पे बोलियाँ लगती हैं, वहाँ पे अब इन्होंने रवायती एक वो ऑर्डर जारी किए हुए हैं कि पुलिस वाले भी वहाँ पहुँचे, ज़िले इंतज़ामिया तो होना ही है वहाँ पे,
अगर बड़े अफसरान वहाँ पे मौजूद होंगे तो छोटे जो होते हैं आपको पता है उनकी तो मिली भगत होती है, उनको कंट्रोल करने के लिए बड़े अफसर वहाँ पे जाते हैं कि ये क्या गंद मार रहे हैं। तो हर इतनी बड़ी मंडी है वहाँ पे, तो इतने बड़े इंसेंटिव है, लोग वहाँ पे लगने के लिए पता नहीं क्या कुछ करते हैं, और वो बड़े आंख के तारे होते हैं जो उन मंडियों में लगते हैं, क्योंकि वो उनके साथ मिलकर सारी मंडी चला रहे होते हैं। तो अगर वहाँ पे बड़े अफसरान जाएंगे, डीसी खुद जाएगा, कुछ चीज़ों को बेहतर करेगा, वहाँ पे आपकी किसान से बात होगी कि किस रेट पे दे रहे हैं, आगे जो ख़रीदार है उसको कहेंगे कुछ शर्म कर लें, आप थोड़ा मुनाफा कम कर लें। आप देखें ना, हमारे पास तो 2-3 जगह से होके तब आती है, 2-3 जो मुनाफे होते हैं उसके बाद वो भी हमें देने पड़ते हैं। पहले किसान बेचता है आड़ती को, आड़ती से वहाँ एक लेके आता है ठेकेदार, ठेकेदार से फिर वो गली में रेडी वाला लेके आता है, वो 2-3 जगह पे हमें मुनाफा जो है ख़रीदार को देना पड़ता है। बिल्कुल प्राइस कंट्रोल जो मजिस्ट्रेट हैं उनको एक्टिव होना पड़ेगा, ज़िले इंतज़ामिया को एक्टिव होना पड़ेगा, फिर यहाँ पे वो बात करनी पड़ेगी कि शहबाज शरीफ की तरह की एडमिनिस्ट्रेशन होगी तो फिर चीज़ें बेहतर होंगी। अगर आप कहेंगे कि हम यहाँ बैठ के एसी में सिर्फ डायरेक्शन दे दें तो फिर चीज़ें कंट्रोल नहीं होंगी। गवर्नमेंट मुझे बताएं क्या किरदार है उनका, सैलाब में कोई किरदार नहीं है, तो वो आपके क्या ये हमारे कमिश्नर साहब नहीं आए हैं, मुझे तो अभी वो भी कहीं पे भी नजर नहीं आ रहे हैं कि वो शहर में दौरे करें। अब हमें तो आदत पड़ गई ना, जिस तरह कैप्टन उस्मान चौधरी परवेज इलाही साहब पहले भी सीएम रहे हैं, अब दोबारा उनके पास पंजाब के वो हेड हैं, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर हैं। मुझे बता दें कि आपके प्याज की कीमतें बढ़ी, टमाटर बढ़ा, ये मिसाला जात की सारी कीमतें बढ़ी, कोई एक लफ्ज़ उनका ये एक सरकारी प्रेस रिलीज कोई सीएम ने जारी की हो या कोई नोटिस लियो, चले 2-3 टिकट्स की सूरत में नोटिस ले लियो, चलो लोगों को थोड़ा आ जाएगा। हमारे जो वज़ीर आला पंजाब है वो जा नहीं, शुक्र करें ये भी नहीं कहा कि टमाटर की जगह दही डालें। पिछले इससे पहले तो ये स्टेटमेंट आती थी कि टमाटर नहीं, यहाँ तो ये भी आता है, ये हर कोई दे सकता है। यहाँ तो ये 2 रोटी के बजाय 1 रोटी खा लेंगे, तो बहुत सारी मिसालें हैं। अभी आप भी कह रहे हैं, अभी आप भी हमें कौन बना रहे थे कि 2 की जगह रोटी की नहीं बात कर रहा था मैं आपको एक बात बता दूं, मैं ये कह रहा था कि जेब, हमारी जो जेब है उस पर जो बोझ पड़ रहा है उसको मैनेज आपने एक बनाना तो है ना बजट अपना। तो जब एक चीज़ ऊपर जा रही है जो गवर्नमेंट के बस में नहीं है, हम पंजाब गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, ये सारी कीमतें फेडरल गवर्नमेंट के भी बस में नहीं है। आपने सही कहा, मेरे पास वक्त कम है, ब्रेक का कहा जा रहा है। ये मसला भी इंतजामिया हो जाती है ना, तो मुझे लगता है जूं का तू इसलिए रहेगा कि ना तो टीम उतनी मुतहरिक होगी, हम 1-2 दिन छापे मारते हैं, 1-2 दिन देखते हैं, और उसके बाद जिसने जो करना है पोश इलाकों में अलहदा ही रेट मिल रहे हैं, दूसरी जगहों पर चले जाए तो आपको कैटेगरी सब्जियों की बनी मिलेगी। अच्छी लेनी है तो ये कीमत है, थोड़ी सी आपने हल्की सब्जी खरीदनी है तो आपके पास थोड़े से पैसे आपके कम हो जाएंगे। अलबत्ता मसाइल जूं के तू रहे हैं हर दौर में, और अभी तो अल्लाह ही हाफिज़। जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे। Lake City, set in an unparalleled location, has changed the landscape of the country's real estate. Lake City commercial sectors, with their state-of-the-art facilities, have become Lahore's leading commercial districts. अब लाहौर बिजनेस करेगा यहाँ। दिल की उम्र दिल को खुश रखने में है, और दिल को खुश रखना है तो इस्तेमाल कीजिए गोल्डन घी एंड कुकिंग ऑयल। गोल्डन घी एंड कुकिंग ऑयल आपकी सेहत का ज़ामिन। Lake City, set in an unparalleled location, has changed the landscape of the country's real estate. Lake City commercial sectors, with their खुश आमदीद आपको एक बार फिर से कहेंगे। सैलाब मुतासरीन के लिए, जैसा कि मैंने स्टार्ट में कहा कि शहर में जगह जगह कैंप लगे हुए हैं। किसी भी आप बड़ी शाहराह पे चले जाएं, आपको बड़े बड़े कैंप्स मुख्तलिफ जमातों की जानिब से भी लगाए गए हैं, मुखय्यर हजरात ने भी लगाए हैं, खुद अपनी तरफ से भी कोशिश करके लोग कर रहे हैं कि जी जितना सामान इकट्ठा कर सकते हैं। हमारे अपने सिटी न्यूज़ नेटवर्क की ऑफिस में भी कैंप लगा है। तो सबसे पहले तो अपील है तमाम मुखय्यर हजरात से, बहुत ज़्यादा नहीं, जो थोड़ा सा भी कर सकते हैं वो कुछ सामान सैलाब ज़दगान की मुझे आज बड़ा अच्छा लगा, मैंने रज़ाइयाँ पड़ी हुई बाहर देखी बड़े बड़े पैकेट्स में। तो ये अच्छी चीज़ है कि हर कोई कोशिश करके अपने तौर पर, आप ना 5 रज़ाइयाँ दें, आप ना 5 बिस्तरे दें, एक भी अगर आप दे देंगे, अगर आप इसकी सख्त रखते हैं तो मेरे ख्याल से दैट इज़ मोर देन इनफ। आपने कोशिश तो की, आपने अपना हिस्सा तो डाला, बस इसी हमें जज्बे की ज़रूरत है। लेकिन एक और बात है, वो बहुत अहम है जी, हमने इस सामान को बहुत हिफाजत से, ईमानदारी से वहाँ तक पहुँचाना है।
अच्छा जी, अब मैं अगर सोचती हूँ कि मैंने कहीं पर सामान पहुंचाना है, मेरा सबसे पहला कंसर्न क्या होता है कि ये वहां पर पहुंच भी पाएगा। अपने दफ्तर की तो मैं गारंटी इसलिए देती हूँ, मेरे सामने सामान ट्रक में लोड हो रहा है, हमारे अपने ऑफिस के लोग, अभी भी टीम वहां पर मौजूद है, वहां पर जा रही है, सो आई एम 100% श्योर कि ये सामान तो वहां तक पहुंचेगा। लेकिन आपने जहां कहीं सामान देना, आपने भी ये श्योरिटी रखनी है। शायद से सरफराज साहब देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त जो आफत आई हुई है, इसमें जो मुतासरीन हैं उनकी तादाद बड़ी है, और अभी भी है कि सैलाब जो आएगा, बारिशें होंगी, उसकी वजह से उनकी मजीद हो सकता है, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। सेवन में मजीद कहा जा रहा है बारिशें होंगी और वहाँ पर उस इलाके को सिंध का हाँ बारिश की वजह से मुतासिर है। अब सैलाब की सूरत हाल वहाँ बन रही है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि शहर के अहम शाहराहों पर, चौक चौराहों में कैंप्स लगे हुए हैं, आपके NGOs हैं, आम जो मुखैर हजरात हैं उन्होंने लगाए हुए हैं। तो मेरे ख्याल में अब हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अच्छा, चीज़ें आ रही हैं, खाने पीने की अशिया आ रही हैं, जिसमें चने हैं, दालें हैं, चीनी, घी, खुश्क चीज़ें हैं, बिस्तर की ज़रूरत है, दानियाँ हैं, चूँकि पानी है उसकी वजह से मच्छर है, ये सारी चीज़। लेकिन इसके बाद जो मरहला है बहाली का, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, बहुत मुश्किल है, वो बड़ा मुश्किल होगा हुकूमत के लिए भी, और उस पर फिर हम लोगों का भी इम्तिहान होगा। देखें, हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम लोग यहाँ बैठे हैं। वो लोग जो आपने वीडियोस देखी होंगी कि सड़क किनारे वो लोग बच्चों के साथ सो रहे हैं, जानवर वहीं पे बंधे हुए हैं, वहीं पर वो सोए हुए हैं। इनकी बहाली का है, जिनके घर बह गए हैं, जिनके अनाज जो है बह गया है। तो हमारा पैगाम भी है। सिप्रा साहब 30 सेकंड रहेंगे, मुझे क्लोजिंग की तरफ जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। नाज़रीन, हेडलाइंस होंगी, ब्रेक होगी, फिर आते हैं शो में। स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। प्रोग्राम के सिलसिले में जी बहुत अहम टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमने अपने न्यूज़ पार्ट में भी क्लोजिंग पे यही टॉपिक डिस्कस किया, सैलाब ज़दगान की मदद के लिए। शहर में जगह जगह मैंने जैसे कि कहा कि मुख्तलिफ NGOs की तरफ से, मुख्तलिफ जमातों की तरफ से कैंप्स लगाए गए हैं। ऐसे में कैसे हम देख सकते हैं कि अख़ुवत अपने खिदमात से पीछे रहे। मुश्किल के हर वक्त में कौम पर जब भी कोई बड़ी मुश्किल आई है, अख़ुवत ने हमेशा से साथ दिया है और अपनी जिम्मेदारियां निभाई हैं। और वो जो एक एतमाद लोगों का अख़ुवत पर है, बिलाशुबा उसी की वजह से हम देखते हैं कि लोग आगे बढ़कर जो है वो कोशिश करते हैं कि यहाँ तक सामान पहुँचाया जाए और यहाँ से किसी की हेल्प हो जाए। सैलाब ज़दगान की मदद के लिए भी अख़ुवत पेश है। आज के प्रोग्राम का मकसद क्या है कि अख़ुवत की सैलाब ज़दगान के लिए खिदमात, और फिर इनसे जाने कि अगर कोई हेल्प आउट करना चाहता है, इनके प्लेटफॉर्म से कैसे इसका हिस्सा बन सकता है। हमारे साथ अमजद साकिब साहब मौजूद हैं, जो कि चेयरमैन हैं अख़ुवत फाउंडेशन। अपने शो में उनको वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। अख़ुवत की खिदमात किसी से ढकी छुपी नहीं है, और आप जिस तरह से ये कार खैर जो सर अंजाम दे रहे हैं, आई मस्ट से कि खराज तहसीन के आप मुस्तहिक हैं। मुश्किल वक्त है, हर किसी से हम अपील कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। हमारे अपने सिटी न्यूज़ नेटवर्क में आपने देखा है कि कैंप लगाया गया है। अख़ुवत किस तरह से ये फरीज़ा सर अंजाम दे रहा है? जी, पहली तो बात यह है कि शुक्रिया आपका। खराज तहसीन की कोई बात नहीं है, ये मेरा फ़र्ज़ है, पाकिस्तान के हर शहरी का फ़र्ज़ है। बिलाशुबा आज ये 1 करोड़ लोग जो बराह रास्त मुतासर हुए हैं, उनका इम्तिहान नहीं है, ये 21 करोड़ का इम्तिहान है। 21 करोड़ का फ़र्ज़ है, तो फ़र्ज़ की अदायगी जो है वो काबिल तारीफ़ नहीं होती, वो तो फ़र्ज़ होता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह रिलीफ़ के काम में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। अब तक तकरीबन 24,000 ख़ानदानों को या तो हम बड़े बड़े राशन पैक दे चुके हैं, या फिर उनकी सैलाब के मुतासिर, या फिर उनको हमने को 5,000 के लगभग कैश मनी दे चुके हैं, जहाँ पर ये सैलाब की मुश्किलात की वजह से वहाँ पर वो सामान ले जाना मुश्किल है। फिर खाने भी अल्हम्दुलिल्लाह बेपनाह खिलाए जा रहे हैं, फिर मेडिकल कैंप्स लग रहे हैं, फिर हम कपड़े तकसीम कर रहे हैं। इससे कहीं बढ़कर यह है कि सिर्फ मालो दौलत देना काफ़ी नहीं है। आप किसी का हाथ थामे ना, आपकी जब मोहब्बत उसके एहसास में शामिल होती है, उसके वजूद में शामिल होती है, तो फिर उसको ताकत मिलती है कि मैं अकेला नहीं हूँ। तो हमारे जितने भी कारकुन हैं, ये गली कूचों में, इन इलाकों में, इन अजला में गए हैं, उनके गले मिलते हैं, उनके आंसू पहुँचते हैं। और अल्लाह ताला ने मुझे भी तौफीक दी कि जनूबी पंजाब में भी, सिंध में भी, बलूचिस्तान में भी बहुत से इलाकों में मैं खुद गया, और जिस तरीके से वो लोग गले मिल के चंद लम्हों के लिए आंसू बहाते हैं ना, मैं समझता हूँ कि उससे उनका आधा गम कम हो जाता है। बिल्कुल, बहुत सैलाब खुशी होती है उन लोगों को कि कोई हमारी हेल्प के लिए पहुंच गया है, कम अज़ कम। ये इमोशनल स्ट्रेंथ जो होती है ना दुख में, वो भी बहुत अहम होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे मैंने बताया कि लोगों ने बढ़ चढ़ कर हमारी मदद की, और हमने फिर उनकी अमानत लोगों तक पहुँचाई।
और अभी ये सिलसिला जारी है। हर इलाके में, बलूचिस्तान हो, जनूबी पंजाब हो, हमारे कोई तकरीबन 400 दफातर इसके साथ बराह रास्त मुंसलिक हैं। तो वहाँ पर हमारा अमला और फिर रज़ाकार और फिर शहर के बहुत सारे लोग, और आपको पता है कि हम बगैर सूद के छोटे कर्जे देते हैं, तो हमारे जो बोरोर्स होते हैं वो भी हमारे जौक दर जौक हमारे दफातर में आते हैं कि जी हम क्या करें, हम आपकी कैसे मदद करें। एक तो आपने कैंप देखा ना लिबर्टी में, ये हर शहर में ऐसे छोटे छोटे कैंप लगे हुए हैं, यानी मुकामी शहरों में जहाँ पर सैलाब नहीं आया लेकिन कुर्ब जवार में सैलाब आया, तो मुकामी लोगों ने भी अपने अपने बिसात के मुताबिक कोई देगें पका रहा है, कोई दवाइयाँ इकट्ठी कर रहा है, कोई सामान पहुँचा रहा है। तो ये एक मैं समझता हूँ कि पूरे मुल्क में एक ऐसी फ़ज़ा कायम है कि यहाँ पर कोई भी शख्स किसी से पीछे नहीं है। और वैसे भी मैं ये कहना चाहूँगा कि पीछे रहना नहीं चाहिए। ये ऐसे मौक़ों पर ही हमें अपने दोस्तों का, अपने अजीज़ व अकारब का, अपने बहन भाइयों का जो है साथ अगर ना दिया तो फिर कब देंगे। असल में ना कुछ हमारे लोग हैं हेल्प करना चाहते हैं, तो महंगाई की वजह से वो समझते हैं कि अगर हम थोड़ी कम हेल्प करेंगे बुरा ना लगे। सो मैं तो यहाँ पर अपील लोगों से ये कर रही हूँ कि बहुत ज़्यादा मिकदार में आप सामान नहीं दे सकते, एक रज़ाई एक बिस्तर भी काफ़ी है। आप आगे तो बढ़ें, आप कुछ करें। मैं आपको ये कहूँगा कि रज़ाई बिस्तर की बात ही छोड़ दें। आप कहें कि आपने 100 रुपया रोज़ हमने भाइयों को देना है, हाँ, ठीक है, हमारे पोर्टल पे जाएं, हमारी वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पर अकाउंट नंबर है, आप 100 रुपया ट्रांसफ़र कर दें। आप कहें मैंने सदका देना है हर रोज़, 30 दिन में आप 3000 रुपये दे देंगे। अगर आप देखें, अगर 100 रुपया 1 लाख आदमी 100 रुपया रोज़ देना शुरू कर दे तो वो 1 करोड़ रुपया बनता है। तो 1 करोड़ रुपया रोज़ अगर हमें डोनेशन में मिलना शुरू हो जाए तो हम कितने लाखों लोग, तो ये छोटा बड़ा नहीं होता, हाँ। बल्कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल। बिल्कुल, और छोटे छोटे से जो एक कतरे से ही पूरा आपका दरिया बन जाता है वो फिर मैं तो इससे पे कहता हूँ कि आप 20 रुपये हर रोज़ सदका दें, वो हमारा चले जाएं हमारे वेबसाइट पे, पोर्टल ये तो नहीं कहता कि 1 करोड़ लेना है या 10 रुपये लेने हैं, आप जमा करवाएं पैसे। और रज़ाइयाँ ये चीज़ें आप मत दीजिए, एक तो इनको ले जाना मुश्किल होता है, एक दूसरा ये कि न जाने उस शख्स की ज़रूरत क्या है, उसको दवा चाहिए अपने बेटे के लिए, उसको खाना चाहिए, उसको आटा चाहिए, तो फिर मैं माजरत से साथ कहता हूँ कि लोग जो चीज़ें देते हैं वो मयारी नहीं होती। हाँ, तो ये नहीं होना चाहिए कि हम खुदा की राह में अपने किसी भाई की मदद कर रहे हैं तो हम फटे पुराने कपड़े देते हैं। मैं यहाँ पे अमजद साकिब साहब ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, आप अगर चीज़ देना चाह रहे हैं, अगर कोई खाने पीने की चीज़ है या दूसरी इस्तेमाल की चीज़ है, वो आप उसकी क्वांटिटी कम कर दें, मिकदार कम कर दें, क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली। ये बिल्कुल चीज़ है कि एक चीज़ दे दें 100 की बजाय, लेकिन वो चीज़ ऐसी हो कि जो आप कहें कि ये मैं अपने भाई को दे रहा हूँ, तो उसका मयार देखें। जो अल्लाह ताला के नज़दीक क्वांटिटी इंडिकेटर नहीं है, क्वालिटी मैटर करती है, इखलास मैटर करता है, नीयत आपकी मैटर करती है कि आपने किस मकसद के लिए दिया, शोहरत के लिए दिया, नाम के लिए दिया, या फिर आपने अल्लाह की रज़ा के लिए दिया। तो छोटी बड़ी चीज़ नहीं है। आपको वो वाक़या तो याद होगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने जब ग़ज़वा तबूक में इकट्ठे किए अतियात, तो एक शख्स के पास एक खजूर थी, वो एक खजूर लेके चला गया और आपने उस तमाम सामान के ऊपर उस खजूर को रखा कि ये इसका सबसे बड़ा मुकाम है। तो जो है उसी में से देना है ना, तो जो अच्छी चीज़ है बेशक कम हो, लेकिन ये मौका है इजहार मोहब्बत का, इजहार अखुवत का, और इन लोगों को गले लगाने का, इनसे मोहब्बत का। क्रिटिसिज्म को छोड़ दें। अब ये क्यों कहते हैं कि ये फलां नहीं दे रहा, फलां नहीं दे रहा, आप ये देखें कि आप क्या कर रहे हैं, अपना हिस्सा डालें, अपना हिस्सा डालें। तनकीद का वाकई नहीं है। अच्छा जी, मुझे ये बताइएगा, अखुवत के प्लेटफॉर्म पे किस तरह से लोगों का आपने फीडबैक देखा? ओवरऑल तो हम कहते हैं जब भी कोई मुश्किल वक्त आता है तो हमारे लोग बहुत ही आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, ना सिर्फ मुखय्यर हजरात बल्कि इस कौमी मसले में सभी लोग जो हैं वो चाह रहे हैं कि हम आगे बढ़ें और अपना हिस्सा डालें। सो अखुवत के प्लेटफॉर्म पर कैसा आपने फीडबैक? जी अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए देने वालों की तो कमी नहीं है। तो आप को हर जगह पर, हर शहर में, हर गाँव में हर शख्स देता है और देने की ख्वाहिश रखता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई ऐसी कमी महसूस नहीं हुई, बल्कि हम पेस नहीं मेंटेन कर पा रहे कि सामान ख़रीद के किस तरह से पहुंचाएं। पैसे लोगों ने इब्तिदा में बहुत खुल के दिए, अब कुछ
लोगों की इस डोनेशन में कमी आ रही है, लेकिन मैं फिर दोबारा से अपील करूंगा कि इसको कमी नहीं आनी चाहिए, और ज़्यादा दें, और ज़्यादा अल्लाह की राह में दें। तो हम लोगों से और फिर बैरून मुल्क से लोगों ने बहुत इमदाद भेजी है, तो ये जज्बा कम हो सकता नहीं है। ये इसमें देने की जिसको देने की लत पड़ जाए ना, मैं इसको भी नशा कहता हूँ, देने का नशा जिसको लग जाए ना, ये टूटने वाला नहीं है और इसका इलाज भी कोई नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। सो दिल खोल के आप मदद कीजिए, क्योंकि अभी एक लंबा प्रोसेस है। जो हम बहाली का काम कह रहे हैं ना, वो सबसे ज़्यादा मुश्किल है। अभी तो जो हेल्प आउट कर देंगे आप, लेकिन बाद वाला जो प्रोसेस है, जब रिहैबिलिटेशन की तरफ ये लोग आएंगे, तब जो है ज़्यादा मुश्किल इन लोगों के लिए हो जाएगी। सो हम सबको आगे बढ़ के इनका साथ देना है। अमजद साकिब साहब, मैं ये जानना चाहूँगी किन किन इलाकों तक अभी आप पहुँचे हैं, आगे कौन कौन से टारगेटेड हैं कि यहाँ तक भी जी हम तकरीबन 30-40 अजला में हैं, तीनों सूबों में हैं, गिलगित बल्तिस्तान में हैं, हर जगह पर हैं। आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया बहाली का। देखिए रिलीफ का काम अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है। अब ये लोग, पानी भी कम हो रहा है और इनको अपने वापस घरों में जाना है। ऐसे ही है। अब घरों में जाने के लिए हम समझते हैं ना, अब उन घरों को कैसे तामीर करना है, तो हम घरों की तामीर के लिए एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करना चाहते हैं। अब हमें जो रकम आए हमारे पास, वो हम इनको घरों की तामीर के लिए पेश करें। तो अब आपको मैंने एक छोटी सी मिसाल दी, अगर 100 रुपये आपके सुनने वाले कम अज़ कम लाखों में तो होंगे, अगर आज 1 लाख लोग आपकी बात सुन रहे हैं और उनमें से वो 1 लाख लोग फैसला करें कि हमने हर रोज़ 100 रुपया देना है, बिल्कुल, तो आप देखें कि कितने पैसे जमा होंगे, करोड़ों रुपए जमा होंगे। और वो अल्हम्दुलिल्लाह अखुवत एक ट्रांसपेरेंट इंस्टीट्यूशन है। हम उन तमाम लोगों के, ये जिन 20-22 हज़ार लोगों को हमने चीज़ें दी हैं ना, इन तमाम लोगों के नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, इस हद तक हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है। हमने ये नहीं कि बांट दिया, हाँ, इसीलिए हमारा काम जो है ना, वो उसमें थोड़ी सी रफ्तार की कमी है। लेकिन हम कहते हैं हम जिम्मेदार हैं इन लोगों के तरफ से जिन्होंने हमें पैसा दिया ये सवाल जवाब देने का। हमारे पास पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। तो बहाली के काम में हम एक बहुत बड़ी तहरीक चलाना चाहते हैं कि पाकिस्तान में हर शख्स 100 रुपया अगर हर रोज़ दे, जो देने वाला है 1 लाख, तो इस शहर लाहौर में आपके ऐसे होंगे जो 100 रुपया रोज़ दे सकते हैं, 1000 रुपया रोज़ दे सकते हैं। तो यूँ ये बड़ी रकम एक रिवॉल्विंग फ़ंड की सूरत में हमें मिलेगी और इन लोगों को हम देंगे। और ये भी आप सुन के हैरान होंगे, ये कहते हैं हमें कोई आपकी तरफ से चंदा या अतिया नहीं चाहिए। आप हमें लाख रुपए दे दें, हम 2-3-4 सालों में 2000 रुपए महीना के हिसाब से आपको वापस करेंगे। अरे जबरदस्त, ये तो और फिर ताकि किसी और का घर बने। बहुत अच्छी चीज है जी। मतलब हमें, वी आर बिल्डिंग दिस नेशन, वी आर नॉट गिविंग देम द चैरिटी। हिस्सा डालें, चाहे किसी तरह भी डालें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। अखुव्वत के प्लेटफॉर्म से सैलाब ज़दगान की मदद का सिलसिला जारी है। अब एक बड़ा चैलेंज है जी, आपने मदद तो कर दी, सामान पहुंचा दिया, ज़रूरत की अशिया पहुंचा दी। अब ये लोग जो कि अपने इलाकों से मूव कर गए हैं, जिनके घर बार तबाह हो गए हैं, फसलें तबाह हो गई हैं, करने को अब कोई काम नहीं होगा, खाना किस तरह से पूरा करेंगे, रहने के लिए जगह नहीं होगी। तो हम अमजद साकिब साहब से जानेंगे कि इसमें अखुव्वत कैसे पार्टिसिपेट करेगी। ये एक बड़ा काम है, सामान पहुंचा दिया, वहाँ तक तो हो गया काम, लेकिन अब जब ये लोग वापस आएंगे, घर बार ही नज़र नहीं आएंगे, तो रहेंगे कहाँ? जी देखें जी, मैंने राजनपुर में और डीजी खान में जब लोगों से ये सवाल किया कि अब मुस्तकबिल क्या है, तो उनकी आंखों में खौफ के साए लर्ज़ां थे, क्योंकि खाना मिल गया, वक्ती तौर पर सहारा मिल गया। अब वापस जाएंगे तो वहाँ पर तो फिर टूटे फूटे घर हैं, कुछ भी नहीं है, खेती भी बह गई, जानवर भी बह गए, कोई छोटा मोटा कारोबार था तो वो भी ख़त्म हो गया। तो अब मसला इनकी बहाली का है। तो अखुव्वत को इसमें बड़ी खसूसियत हासिल है। हम अल्हम्दुलिल्लाह 25,000 से ज़्यादा घर पूरे पाकिस्तान में पहले बना चुके हैं। हम 40 लाख लोगों को कर्ज़े दे के 175 अरब की रकम 100% की शरह से वापस भी ले चुके हैं। तो अब हम चाहते हैं कि हमारे पास इतना बड़ा एक रिवॉल्विंग फ़ंड बन जाए जिससे हम इन लोगों को 4 तरह के कर्ज़े दें, घर की तामीर, मवेशियों की ख़रीदारी, ज़राअत और कारोबार। और आप यकीन कीजिए कि इनकी ज़रूरत लाख 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं है। तो अच्छा, फिर दूसरी बात यह है कि ये बाइज़्ज़त बावकार लोग हैं, ये हाथ नहीं फैलाने वाले। बिल्कुल आपने सही जो हमने पहले 40 लाख लोगों को कर्जा दिया, वो इस अमर का
मतलब अमली मुजाहरा है कि लोग कहते हैं कि हम कर्ज लेके वापस करेंगे ताकि ये सिलसिला चलता रहे, दौलत गर्दिश करती रहे, मेरी भला हो, मेरे बाद किसी और भाई का भला हो। तो ये हम बना, जब भी मैंने आपसे कहा कि आप 100 रुपया रोज़ देना शुरू कर दें, तो 1 लाख बंदा अगर 100 रुपया देना शुरू करे तो 1 करोड़ रुपया बनता है, और ये आप देखें अरबों में पहुंच जाती है ये रकम। तो 1 लाख तो नहीं है ना इस मुल्क में देने वाले, यहाँ तो 10 लाख हैं, यहाँ तो 1 करोड़ लोग हैं। तो आप 100 रुपया भी नहीं देना चाहते तो आप 20 रुपये रोज़ का अपने ऊपर लाजम कर लें कि मैंने आज अगर जितनी आपकी सकत है जितना आप आसानी से दे सकते तो हैं। वो एक बहाली फ़ंड हम बनाना चाहते हैं। उस बहाली फ़ंड में जो रकम आएगी वो इन लोगों को मिलेगी, इनसे कोई कर्जा सूद नहीं लिया जाएगा। 1 लाख रुपए तक की रकम कर्ज हसन की सूरत में जाएगी। और आप देखेंगे कि हमारा इरादा है, ख्वाहिश है और दुआ है। हर इरादा एक दुआ भी होती है। और आपकी नेक नियति हो, आपका प्लान अच्छा हो तो अल्लाह ताला खुद ही मददगार बन जाता है, खुद ही उसमें आपकी चीज़ें जो है तो आसान उसमें हम चाहते हैं कि कम से कम 1 लाख लोगों को घर बनाने की या कारोबार करने के लिए मदद करें। तो ये एक हम्बल सी एफर्ट है, बहुत से और अदारे कर रहे हैं और फिर हुकूमत जो कर रही है वो इससे कहीं बढ़कर है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि सिविल सोसाइटी जो है ये हुकूमत की काविशों को सप्लीमेंट करती है। यानी जहाँ हुकूमत नहीं फॉर एग्जांपल पहुँच सकती तो वहाँ हमें पहुँचना चाहिए, पहुँच जाते हैं। तो यूँ ये बहाली फंड जो है इसमें आप हमारी मदद करें, लोगों के दिलों पे हमारी भी अपील है। ओवरसीज पाकिस्तानियों का कैसा रिस्पॉन्स आता है? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। ओवरसीज पाकिस्तानियों को हम कहेंगे कि वो $1 रोज़ भेज दिया करें। मतलब है $1 तो वहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो हमारे पोर्टल पर वो अगर पैसे देना चाहें तो वो पैसे लीगली ट्रांसफ़र भी हो जाते हैं। वहाँ पर भी हमारा एक अदारे रजिस्टर्ड हैं इंग्लैंड में और यूके में, वहाँ भी दे सकते हैं। तो वो बहुत देते हैं। तो मेरी अपील सिर्फ 100 रुपया, और 100 रुपये को तो $1 बनाए तो वो $0.5 बनता है। तो वो अगर $1 देना शुरू करें तो अनलिमिटेड रिसोर्स इकट्ठे हो सकते हैं। और हुकूमत की काविशों में जब ये चीज़ भी शामिल होगी तो फिर इसका अमली इजहार होगा कि हम एक कौम हैं, हम एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं। और एवरी चैलेंज हैज़ एन अपॉर्चुनिटी इन इट। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि ये खुदा का अजाब है, ये अजाब नहीं है, ये खुदा की तरफ से एक इम्तिहान है। हम अगर वाटर को मैनेज नहीं कर पाए तो हमारी गलती है, ये फितरत की तो कोई नहीं है। 4 महीने पहले हम पानी के लिए दुआएं मांग रहे थे, आज पानी मिला तो हम उसको संभाल नहीं पा रहे। ऑल्दो हमें पानी की ज़रूरत है। झीलें बनानी चाहिए, बंद बनाने चाहिए, डैम बनाने चाहिए, छोटे छोटे इलाकों में छोटे छोटे डैम बनाने चाहिए। तो पानी इकट्ठा करना चाहिए और सारा साल इस्तेमाल करना चाहिए। तो हम हज़ारों डैम बनने चाहिए और जगह जगह पर ये पानी के लिए छोटी छोटी झीलें बननी चाहिए, तालाब बनने चाहिए। तो ये सारा काम हो सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। इसके लिए बस आपको विल रखनी है। और अगेन यही हम कहना चाह रहे हैं कि आपने अपना हिस्सा डालना है, चाहे वो आप बहुत छोटी सी काविश के ज़रिए ही डालें। डॉक्टर साहब, अब आगे हमने बात की बहाली के प्लान की, आपने बताया कि कोशिश ये है कि आपने घर बना के देने हैं। सो इसके लिए लोग अखुवत से राबता कैसे करें? हमारी जी वेबसाइट पे जाएं, हमारी वेबसाइट पे पोर्टल भी है, थ्रू पोर्टल दे कैन डोनेट। वहाँ पर बैंक अकाउंट्स मुझे पड़े हुए हैं, वहाँ पर वो देना चाहें तो दें। हमारे लिए रिलीफ के अलग से अकाउंट हैं, बहाली के अलग से अकाउंट हैं। आप वैसे चेक लिख के हमारे एड्रेस पे भेज दीजिए। तो अब आजकल पैसे देना कोई मुश्किल काम तो है आप नहीं, मोबाइल से अपने ट्रांसफर कर सकते हैं। अपकमिंग प्लान्स क्या हैं अखुवत के? हमने यूनिवर्सिटी की बात करें, हॉस्पिटल की बात करें, मतलब हर जगह पे हमें अखुवत की खिदमत नजर आ रही है। अखुवत यूनिवर्सिटी के बच्चे भी आजकल रिलीफ में लगे हुए हैं। हाँ, ग्रेट। वो हमारे बलूचिस्तान के जो बच्चे हैं वो बलूचिस्तान में, हमारी एलुमनाई के 100 बच्चे जो हैं इस वक्त वो मुख्तलिफ ज़िलों में फैले हुए हैं और वो वहाँ जाकर लिस्टें बना रहे हैं, हमें भेज रहे हैं और हम उनको इमदाद कर रहे हैं। यानी देखें ना, ये सिर्फ एक मुलाजम ही नहीं काम कर रहा, वो भी बेपनाह रज़ाकाराना जज्बे से काम कर रहा है, गोइंग बियॉन्ड द ड्यूटी। लेकिन वो बच्चे जो हमारे स्कूलों में, कॉलेजेस में, NJV स्कूल हमारा कराची में हुकूमत के साथ एक स्कूल है, तो वहाँ के बच्चे पूरे सिंध में फैल गए। तो इसी तरह हमारे बलूचिस्तान, KP, जनूबी पंजाब में तो यूनिवर्सिटी भी साथ साथ बन रही है, तामीर नौ यहाँ भी हो रही है, मुस्तकबिल के लीडर्स भी क्रिएट हो रहे हैं, उनको अमली तरबियत भी मिल रही है। जैसे मैंने कहा कि दुख भी कोई ना कोई एक मौका फराहम करता है ताकत हासिल करने का।
हम इस दुख से ताकत हासिल अल्लाह ताला हमें हर चीज़ से कुछ ना कुछ सिखाता है, कुछ पॉजिटिव हमारे अंदर थिंकिंग आती है, कुछ हम सीखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। सो नाज़रीन, आप लोगों से अगेन रिक्वेस्ट ये है कि अपने तौर पर ज़रूर कोशिश कीजिए अपने सैलाब-ज़दगान बहन भाइयों की मदद की। डॉक्टर साहब, कोई मैसेज देखने वालों को देना चाहें? मैं तो यही कहूँगा कि क्या आपने आज का 100 रुपया जमा करवा दिया है खुबत के पोर्टल में? मैं तो 100 रुपये मांगने वाला हूँ। मैं लाख मांगते, कोई देना चाहे तो वो उसकी चाहत है। तो मुझे तो सिर्फ 1 लाख से 10 लाख पाकिस्तानियों से कहना है कि आज का 100 रुपया, हर रोज़ का 100 रुपया, और आपके 100 रुपये से यकीन कीजिए इसमें इतनी ताकत है कि ये एक शख्स का घर बन सकता है। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा पैगाम है और सभी लोग इस कार्य खैर में ज़रूर हिस्सा डालें। ये चीज़ें कहीं ना कहीं इस वक्त में शायद थोड़ी सी आपके लिए मुश्किल हो, लेकिन आगे जाके जो आपको आसानी मिलेगी अगले जहां, जो कि हम सबका ईमान है कि हमने जाना ही जाना है, हमारी असल ज़िंदगी वो है, यकीन मानिए वहाँ आपके लिए बहुत आसानियाँ होंगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, ब्रेक होगी, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक बार फिर से शो में आपको खुश आमदीद कहेंगे और प्रोग्राम के इस हिस्से में हमने शामिल करने हैं जी सेगमेंट्स में एक बहुत बड़ा आवाम का जो इशू आजकल चल रहा है। ऑल्दो मैंने जैसे कि अभी अपने न्यूज़ सेगमेंट में भी बात की थी, कीमतें कम हो गई हैं सब्जियों की, जिसमें हम खास तौर पर प्याज की बात कर रहे हैं जो रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ है, लेकिन क्यों अभी भी मुनाफाखोरी अरूज पर है? इशू हमने डिस्कस कर लिया कि आपकी प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मुतहरिक नहीं है, जो रेट जिसका दिल चाह रहा है इलाकों की बुनियाद पर कैटेगरी लोगों ने बना दी है, पोश इलाकों में जाएं अलहदा रेट है, या फिर आपको क्वालिटी के हिसाब से चीज़ें मिल रही हैं। अगर आप थोड़ी सी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे तो कीमत भी कम मिल जाएगी। अच्छी क्वालिटी की अगर आप चीज़ खरीदेंगे, वो चाहे फ्रूट है, वो चाहे सब्ज़ी है, वो आपको महंगी खरीदनी पड़ेगी। सो ये तो अब रूटीन बनती जा रही है। अब आ जाएँ आज के रेट क्या हैं, आज के भाव में जानेंगे। अच्छा जी, कीमतें आज की क्या हैं, ओपन मार्केट के रेट क्या हैं? एक चीज़ वाज़े रखें, ये जो ओपन मार्केट के रेट हम आपको बताते हैं, इसका डीसी रेट से, वो रेट लिस्ट से कोई लेना देना नहीं है। रेट लिस्ट जिस पे सस्ती चीज़ें लिखी हैं वो तो अलहदा है, वो तो सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा आपको जो दुकान पे लगा नज़र आएगा, अमल उस पर नहीं होता। ओपन मार्केट के रेट हम बताते हैं जो मार्केट से मिल रहे होते हैं। हमारा रिपोर्टर जिस मार्केट में जाता है वहाँ का जो रेट होता है वो बता देते हैं। सो आज के रेट क्या हैं जी, ये हम जानने के लिए अपने रिपोर्टर रुमेल का रुख करेंगे। ओवर टू यू। जी बिल्कुल, सब्जियों की कीमतों में मुसलसल इजाफे का सिलसिला जारी है। आज भी बैंगन, मेथी, करेला और दीगर सब्जियों समेत मुतादिद सब्जियों की जो कीमतें हैं उनमें से 10 से 30 रुपये फ़ी किलो इजाफा देखने में आया है, जबकि जो सरकारी नुर्खनामा है उस पर जो कीमतें हैं और ओपन मार्केट में जो सब्जियों की कीमतें हैं उनमें भी तजाद बरकरार है। इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पर सरकारी नुर्खनामे पर अमल दरामद करवाने में नाकाम हो चुकी है। शहरी जो कि मुआशी मुश्किलात का सामना है उनको, वो इंतहाई परेशानी के आलम में है सब्जियों की बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से। कीमतों की अगर बात करें तो आज जो मेथी है वो 10 रुपये इजाफे के साथ उसका सरकारी जो रेट है वो 280 रुपये मुकर्रर किया गया है, मगर ओपन मार्केट में जो मेथी है वो 300 से 350 रुपये किलो के दरमियान जो है वो फ़रोख्त हो रही है। बैंगन जो है वो भी आज 8 रुपये इजाफे के बाद जो सरकारी कीमत है वो 85 रुपये किलो मुकर्रर की गई है, जबकि ओपन मार्केट में बैंगन भी 100 से 120 रुपये किलो के दरमियान में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। बंद गोभी भी आज 11 रुपये फ़ी किलो इजाफे के बाद सरकारी कीमत जो है वो उसकी 188 रुपये मुकर्रर की गई है, जबकि ओपन मार्केट में बंद गोभी भी 250 रुपये किलो तक फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरह जो फूल गोभी है वो भी आज 10 रुपये किलो इजाफे के बाद सरकारी नुर्खनामे पर उसकी कीमत 165 रुपये किलो मुकर्रर है, जबकि ओपन मार्केट में ये भी 200 रुपये किलो तक फ़रोख्त की जा रही है। दीगर सब्जियों में अगर बात करें, मटर, करेला और अरबी, शलजम, भिंडी, तमाम सब्जियों की कीमतों में आज 10 से 20 रुपये का जो इजाफा फ़ी किलो देखने में आया है, जबकि ओपन मार्केट में सरकारी नुर्खनामे से ज़ायद की कीमतों में फ़रोख्त भी सब्जियों की जारी है। सब्ज़ मिर्च की अगर बात करें तो सब्ज़ मिर्च भी आज 11 रुपये फ़ी किलो इजाफे के साथ इसकी जो कीमत है वो 208 रुपये मुकर्रर की गई है, जबकि ओपन मार्केट में 250 रुपये किलो तक सरकारी जो सब्ज़ मिर्च है वो फ़रोख्त की जा रही है। अगर बात करें आलू की, तो आलू की कीमत में आज मामूली कमी देखने में आई है, सिर्फ 2 रुपये फ़ी किलो कमी आलू की कीमत में की गई है और सरकारी नुर्खनामे पर इसकी कीमत 74 रुपये फ़ी किलो दर्ज है, जबकि ओपन मार्केट में 80 से 90 रुपये फ़ी किलो के दरमियान में आलू फ़रोख्त किया जा रहा है। प्याज की कीमत में भी आज मामूली कमी देखने में आई है, 20 रुपये फ़ी किलो प्याज की कीमत कम हुई है, 108 रुपये इसकी सरकारी कीमत मुकर्रर की गई है। ओपन मार्केट में प्याज 150 से 200 रुपये किलो तक आज भी जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है।
इसी तरह जो टमाटर की फी किलो कीमत है उसमें भी मामूली कमी हुई है, 213 रुपये, 5 रुपये कमी के बाद 213 रुपये इसकी सरकारी कीमत मुकर्रर की गई है। जबकि ओपन मार्केट में आज भी टमाटर 250 रुपये से 300 रुपये किलो के दरमियान फरोख्त किया जा रहा है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो दुकानदार हैं, जो सब्जी फरोश हैं, उनकी जानिब से मनचाहे रेट जो है वो वसूल किए जा रहे हैं। प्राइस कंट्रोल कमेटियां बिल्कुल भी जो है वो फाल नहीं है। शहरियों का ये कहना है कि हुकूमत जो है वो प्राइस कंट्रोल कमेटियों को फाल करे और सरकारी नुकनामे पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। सैलाब के बायस सब्जियों की जो किल्लत है उसके बायस जो कीमतों में इजाफा है वो एक तरफ, जबकि जो ओपन मार्केट और सरकारी नुकनामे में जो तजाद है उसके बायस शहरियों को बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। 10 से 50 रुपये फी किलो तक जो सरकारी नुकनामे से ज़ायद कीमतें वसूल की जा रही हैं, ये जो है वो सब्जियों की कीमतों में मजीद जो है वो इजाफा कर रही हैं। जी ठीक है, थैंक यू सो मच। हमारे साथ रुमेल मौजूद थे, ओपन मार्केट के रेट बताए और फिर मसला वही है कि सब्जियों की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। मतलब अगर आप सोच लें कि आपने करेले बनाने हैं, अगर आप सोच लें आपने गोभी बनानी है, घिया बनाना है, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई आपके लिए ख़रीदना। अब आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं जी पैसे आप कैसे बचा सकते हैं अगर आपने शॉपिंग करनी है। कौन कौन से ब्रांड्स हैं जहां पर आपको कंपैरेटिवली कुछ सस्ते कपड़े मिलेंगे, ऑफ्स लगी हैं, बचत बाजार में बताएंगे। पहला ब्रांड कौन सा है जी? पहला ब्रांड है अलमीरा। यहां पर अगर आप जाएंगे अप टू 40% ऑफ। इसके बाद जी अगर आप जाएंगे सरप्लस पर तो यहाँ पर जी ऑफ है अप टू 50%। जे डॉट पे अप टू 35% ऑफ। और जी नेक्स्ट ब्रांड है बाय द वे पे अगर आप जा रहे हैं अप टू 50% ऑफ। अच्छा जी, इसके बाद हमने अगले सेगमेंट की तरफ चलना है और आपको बताना है करेंसी के रेट्स क्या चल रहे हैं माल के हाल में। लिस्ट है हमारे पास करेंसी रेट्स की। आज की अपडेट क्या है शेयर करेंगे आपके साथ। कोशिश आपको कर रहे हैं कि हर चीज़ से बाखबर रखें, अपडेट रखें। रेट लिस्ट भी आपके साथ शेयर कर दी, आपको सब्जियों के रेट भी बता दिए, आपको ये भी बता दिया कि ऑफ कहाँ कहाँ लगी है। अब एक बहुत अहम चीज़ जो कि हम सबके साथ जुड़ी है, हम इंतज़ार कर रहे होते हैं मौसम कैसा रहेगा, खुशगवार होगा या नहीं, बारिश के इम्कान हैं या नहीं। ऑल दो वीकेंड में गर्मी काफ़ी थी, आज कहा जा रहा है बारिश होनी है, लेकिन ये जो मॉनसून ऑलमोस्ट अब ख़त्म होने को ही है, आगे मौसम चेंज भी हो रहा है। सो अभी भी हम देखते हैं धूप भी कभी होती है, कभी बारिश भी हो जाती है। आज भी इम्कानात बारिश के हैं। सो आज का मौसम टुडेज वेदर में अच्छा, सुबह तो धूप थी और गर्मी की शिद्दत भी महसूस हो रही थी, लेकिन अभी जो हम वेदर अपडेट्स देख रहे हैं उसमें बारिश के इम्कानात हैं। सो कोमल की तरफ चलेंगे, वो हमें बताएंगे कितने इम्कानात हैं, प्रेडिक्शन क्या है आज वेदर की। जी ओवर टू यू कोमल। ना बागों के शहर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो आज भी मौसम खुश्क है, गर्म है, धूप नहीं है लेकिन तपिश महसूस की जा रही है। और माहिरीन की जानिब से अच्छी खबर शहरियों को ये सुनाई जा रही है कि आज शहर लाहौर में 1 से 4 के दरमियान जो है वो हल्की सी बारिश देखी जाने के हवाले से इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। मौजूदा सिचुएशन जो है वो चूँकि गर्मी है, हब्स है, दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। और मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि माहिरीन ने आइंदा 24 घंटों के दौरान कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 26 रहने और ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री तक रहने के हवाले से इम्कानात ज़ाहिर किए हैं। और चूँकि आज वीकेंड ख़त्म हो चुका है, वर्किंग डे स्टार्ट हो चुके हैं, शहरियों ने अपने कामकाज की तरफ भी जाना है, बच्चों ने स्कूल भी गए हैं, बच्चों ने स्कूल से वापस भी आना है, और जो ऑफिस में जाने वाले हैं उनके टाइमिंग क्योंकि डिफरेंट है। तो आज बदलते मौसम के जो तेवर हैं वो माहिरीन ने शहरियों को पहले ही आगाह कर दिया है कि मौसम की मुनासबत के साथ जो है वो अपने घर से निकलें, एहतियाती तदाबीर का ख़ास ख्याल रखें ताकि किसी भी किस्म की जो है वो
मुश्किल का सामना ना करना पड़े। और मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि हवा में नमी का तनासुब 40% है, जबकि हवा की रफ्तार 5 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। आज मौसम जो है वो काफ़ी तब्दीलियाँ दिखाने वाला है, जिसकी वजह से माहिरीन ने जो है वो शहरियों को हिदायत भी जारी कर दी हैं कि अपनी हिफाजत को यकीनी बनाएं और मौसम के बदलते तेवरों को इंजॉय करें, लेकिन साथ ही साथ इस बात का भी ख्याल करें कि मौसम के बदलते तेवरों से कहीं इंसानी सेहत पर किसी किस्म का कोई गहरा असर ना पड़े, तो इसलिए जो है वो एहतियात भी बरतें। जी थैंक यू। कोमल हमारे साथ मौजूद थी जिन्होंने बता दिया जी आपने एहतियात भी करनी है, क्योंकि मौसम एक्चुअली चेंज होता है। गर्मी से सर्दी आए या सर्दी से गर्मी आए तो उसके असरात कहीं ना कहीं आप पे हो जाते हैं। सो एहतियात कीजिए। फ़िलहाल तो बारिश के इम्कानात 50-50 बताए जा रहे हैं। हमने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। खुश आमदीद। आपको एक बार फिर से शो में कहेंगे। सेगमेंट्स के सिलसिले को हमने आगे लेकर चलना है और आपके साथ शेयर करनी है आज की हेल्दी टिप। रहमान की तरफ चलेंगे जो कि आज की हेल्दी टिप क्या है हमें बताएंगे। ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रहमान अब्बास, आपकी खिदमत में हाजिर हूं, आपका लाइफ कोच, फिटनेस एक्सपर्ट, आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, फिट करने के लिए। आज का प्रोग्राम एक स्पेशल टॉपिक है, एक ऐसा सेगमेंट जो आपको चेंज करेगा। लोगों को ऑब्जर्व करने के बाद, ये सारे लोगों की बातें सुनने के बाद, दो बड़े इशू जो मुझे पर्सनली नज़र आते हैं। एक, जो पेट बढ़ाओ या क्या कपड़े खुले पहनने पड़ते हैं। सेकंड, फ्लैबी आर्म्स शेप अप नहीं है तो वो फुल बाजू पहनने पड़ते हैं, हाफ नहीं पहन सकते, वो क्या जिगलिंग सी हो रही है, मूव कर रहे हैं, फैट लटक रही है, तो हम इसको क्या करें। कोई डोले शोले नहीं बनाने हमने, कोई बहुत ज़्यादा बाइसेप नहीं बनाने हमने, टोनिंग वर्कआउट करना है, फिट करना है, स्ट्रॉन्ग करना है। ये नहीं कि बड़े बड़े डोले, कोई ऐसा नहीं है, वो भी बड़े देर से बनते हैं, एकदम से नहीं बनते कि 4 ट्रेनिंग है कि तो वो सारा कुछ बन गए। तो इसलिए ख़वातीन के लिए, मर्द हज़रात के लिए आर्म्स में स्ट्रेंथ नहीं है, फ्लैबी है, मूव कर रहे हैं, यूं ही हिल रहे हैं, क्या यार नहीं होना चाहिए। तो उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ताकि आपका बाइसेप, ट्राइसेप और फोरआर्म, आज का वर्कआउट है इफेक्टिव वर्कआउट, होम वर्कआउट कोई भी कर सकता है। इससे कुछ नहीं होता है कि नॉर्मली लोगों के माइंड में बना हुआ है कि क्या एज लिमिट है। चलो एज लिमिट की बात करते हैं। 14 से आप स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये बॉडी वेट ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा हैवी वेट ट्रेनिंग नहीं है, तो इसको टोनिंग वर्कआउट, स्ट्रेंथनिंग वर्कआउट में आप ले सकते हैं। तो चलें वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। नॉर्मली आपने वार्म अप के लिए पुशअप्स लगाने हैं। पुशअप्स के लिए मैं नहीं चाहता कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो, वो आपको पता है कैसे लगाने। आज का वर्कआउट इफेक्टिव वर्कआउट बताऊंगा और टेक्निक आपने नोट करनी है। ये सारी चीज़ें आप नोट कर रहे हैं और आपके लिए एक छोटी सी मिनी बुक रेडी हो जाएगी नॉलेज के लिए। चलें जी, डंबल से स्टार्ट करते हैं। कोई बार नहीं करना, कोई मशीन नहीं करनी, कोई जिम नहीं जाना। तो इसी से पुशअप्स, वार्म अप आपने लगा लिए। आप फर्स्ट ट्रेनिंग में डंबल्स हमें चाहिए नॉर्मली। अब फर्स्ट बाइसेप कर्लिंग में 3 डिफरेंट एंगल्स बताऊंगा, इसको आपने नोट करना है। ये प्रोफेशनल एंगल, लेकिन बिगनर के लिए लाइट वेट में परफेक्ट रहेंगे। ओके, बाइसेप फिक्स्ड। ओके, फर्स्ट साइड मूव, बाइसेप फिक्स्ड। नाउ हाफ रेंज में 1 6 6 6, 3 डिफरेंट एंगल, मीन्स कि एक सेट में 18 रैप्स। ओके, 1 2, फुल ऊपर नहीं आ रहा, 3 4 5। ओके, सेकेंड मूव, अब हाफ से आपने आप जाना है। 1 2 3 4 5। ओके, फर्स्ट मूव हाफ रेंज, सेकेंड मूव हाफ टू अप, हाफ से ऊपर आपने अप जाना है। 3 4 5, रेजिस्टेंस होगी, आप रोक रहे हो तो मीन्स के बाइसेप में स्ट्रेंथ आएगी। सेकेंड मूव फुल रेंज, 1 स्लो रेंज, 2 3 4 5 6। ये बहुत नॉलेज वाले मैंने आपको बात बताई कि इसको आपने नोट करना है। आप फ्रंट से मैं बताता हूँ। फर्स्ट रेंज 3 रैप्स में, लेकिन आपने 6 करने। 1 हाफ, 2 3। ओके, सेकेंड मूव हाफ टू अप, 1 रोकना है, 2 3। ओके, नाउ फुल रेंज। फर्स्ट आपने हाफ लगाया, सेकेंड आपने मसल को हिट किया, हाफ टू अप, आप फुल रेंज। 1 स्लो, 2 स्लो, 3 स्लो,
3 सेट्स आपने करने हैं। एक सेट में 18 रैप्स आपके बनेंगे। कोई डोले शोले नहीं बने, हमने सिर्फ आर्म को स्ट्रॉन्ग करना है और टर्न अप करना है। ये हिले नहीं, फैट ना, ताकि हम अपनी मर्जी के कपड़े तो पहन सकें। नाउ सेकंड एक्सरसाइज, ट्राइसेप्स आपने हिट करना है। ये भी 2 डिफरेंट एंगल्स में होगा। फर्स्ट स्टैंडिंग पोजीशन, डंबल्स फ्रंट क्लोज कर लें। नाउ आपने साइड मूव करना है, आप साइड से, ओके, मूव, टर्न, ट्राइसेप, ओके, 8 reps, 2 angles, 1, 2, 3, turn, wrist टर्न करनी, थोड़ी सी रिस्ट टर्न करेंगे, मसल मूव को। अगर मैं स्ट्रेट लाता हूँ तो इतना मूव नहीं होगा। टर्न की, आपके मसल्स ट्राइसेप हिट होंगे। 4, 5, 6, 7, 8, now bend, body bend, bicep fixed, now back hit, same उसी एंगल में। 2, 3, 4, 5, 6, 3 reps फ्रंट से। ओके, 1, 2, 3, ओके, नाउ बैंड स्विच करने, 2 एंगल्स मैंने बताए हैं। ओके, 1, 2, 3, परफेक्ट। 2 ट्रेनिंग, फर्स्ट में 3 डिफरेंट एंगल्स, सेकेंड में 2 डिफरेंट एंगल्स आपने किए। नाउ ये अगेन मैं बता दूं, कोई बाइसेप्स बनाने के लिए नहीं, ये टोनिंग के लिए, स्ट्रॉन्ग के लिए, शेप अप के लिए। परफेक्ट, कोई भी इसको कर सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि किसको करना है किसी को नहीं करना। और बेफिक्र हो कि आप करें, आपको ये कोच आपको बता रहे हैं कि ये ट्रेनिंग आपने करनी है। कोई ऐसा नहीं है कि नॉर्मली सुनने में आता जी डोले शोले तो नहीं बनेंगे, नहीं बनते, नहीं बनते, सिर्फ हमने स्ट्रॉन्ग करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज, फोर आर्म एंड ट्राइसेप, रिवर्स ग्रिप, फर्स्ट शोल्डर लेवल वाइड, मूवमेंट डाउन, फोर आर्म ट्रेनिंग के लिए, स्ट्रेंथनिंग के लिए। बाइसेप बड़ा होना स्ट्रेंथ नहीं है, फोर आर्म का स्ट्रॉन्ग होना ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, फर्स्ट 6 reps, ये भी 2 डिफरेंट एंगल्स, 2, 3, 4, 5, 6। नाउ स्ट्रेट पोजिशन, फुट पोजिशन क्लोज। नाउ इसको क्लोज ग्रिप में ले आए। 1, रिदम आपको फील होती होगी, फोर आर्म, सेकेंड आपका ट्राइसेप होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6। परफेक्ट एक्सरसाइज। 3 सेट्स आपने करने हैं, 4 सेट्स भी इसमें आप कर सकते हैं। 3 सेट्स आपने करने हैं, 3 ट्रेनिंग्स बताई हैं, लेकिन डिफरेंट एंगल्स में, डिफरेंट वेरिएशंस में आपने करना है। एक रिदम में आपको किसी मशीन की ज़रूरत नहीं है और आर्म्स आपके टोन अप होना शुरू हो जाएंगे। अगर वीक में एक दफ़ा भी करते हैं, मंथ में 4 टाइम रिपीट हो गया, परफेक्ट। 1 मंथ में आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, ट्रस्ट मी। और स्पेशली डाइट का ख्याल रखना, बहुत ज़्यादा ऑयली कार्बोनेटेड चीज़ें नहीं करनी, फिजी ड्रिंक्स नहीं पीने। दिल तो करता है, दिल का क्या है, दिल तो करेगा सारा कुछ पी ले, लेकिन आपने ये करना है क्योंकि आपको अपने लिए सोचना है, अपनी सेहत के बारे में सोचना है, ताकि कोई बीमारी ना लगे और सीजनल कोई इश्यूज़ ना हो। तो इसलिए इन चीज़ों को ख्याल रखें, क्योंकि आपका ये एक्सपर्ट, फिटनेस एक्सपर्ट आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करता है कि आपने अपना ख्याल रखना है, इन चीज़ों का ख्याल रखना है। हमारी टीम इसी मकसद के लिए काम करती है, ताकि आपको नॉलेज मिले और आपकी सेहत अच्छी रहे। दुआओं की बहुत ज़रूरत है, आपकी दुआओं और फीडबैक में हमें हौसला मिलता है, तो इसलिए दुआएं। थैंक यू रहमान, बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त पहुंचे इख्तिताम को। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।